So everybody fired up, excited, great. मेरा नाम सतेंद्र पाल सिंह है और ये मेरी वाइफ हैं परमिंदर कौर। हम लोग लुधियाना पंजाब से हैं और बेसिकली मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ। जब मैं इस बिजनेस में आया उस समय मैं MES के अंदर मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब कर रहा था। तकरीबन 4-5 साल मैंने जॉब के साथ साथ इस बिजनेस को बिल्ड किया और अब तकरीबन पिछले 4 साल से मैं एक फ्रीडम की लाइफ को एंजॉय कर रहा हूँ, क्योंकि जैसे ही हमने फाउंडर एमरल्ड लेवल को अचीव किया हमने जॉब पे जाना छोड़ दिया और इस बिजनेस की बदौलत ही है कि आज इतनी बढ़िया जिंदगी को जी रहे हैं। तो जैसा कि आपको पता है मैं भी इस बात पे स्ट्रेस देना चाहूँगा आपको कि ब्रिट वर्ल्ड वाइड एजुकेशनल सिस्टम जिससे हमने सब कुछ सीखा और हमारे सक्सेस का जो सीक्रेट है वो ये एजुकेशनल सिस्टम ही है। क्योंकि जैसे ही हमने इस बिजनेस में आए, फरवरी के मंथ में हम इस बिजनेस में आए थे ईयर 2000 में, और अप्रैल तक हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते रहे इस बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन एक भी आदमी को स्पॉन्सर नहीं कर पाए। उसका मेन कारण यही था कि हम अपने दिमाग से इस बिजनेस को बिल्ड करना चाहते थे, लेकिन जैसे ही हमारे अपलाइंस ने हमें ब्रिट वर्ल्ड वाइड एजुकेशनल सिस्टम के साथ प्लग इन किया तो उसके बाद हमारा बिजनेस दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करने लगा और उसी के बदौलत हमने अगले 10 महीने के अंदर सिल्वर लेवल अचीव किया और लगातार उसको मेंटेन करते हुए हमने अगले 6 महीने के अंदर प्लैटिनम लेवल को अचीव किया और फिर कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा। आज हम इस बिजनेस में डायमंड्स हैं और अब तैयारी है अपने नीचे डायमंड्स ब्रेक करने की। दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की हो रही है। इसका श्रेय ब्रिट वर्ल्ड वाइड एजुकेशनल सिस्टम को ही जाता है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि इस बिजनेस के जरिए हमने क्या सीखा और उसको किस तरीके से इंप्लीमेंट करके इस बिजनेस में हम आगे कामयाब हो रहे हैं। कुछ ऐसी बारीकियां हैं, कुछ ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जो कि अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं और जिसको कई बार जाने अनजाने हम इग्नोर कर देते हैं, जिस वजह से हम कभी उस तेज गति से बिजनेस को नहीं बिल्ड कर पाते जो हमें होनी चाहिए। तो आज मैं उन्हीं बारीकियों की और उन छोटी छोटी बातों की बात करूंगा जो छोटी होने के बावजूद भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा मैंने आपको बताया कि ब्रिट वर्ल्ड वाइड एजुकेशनल सिस्टम, मैं अक्सर ये कहता हूं कि ये एक एजुकेशनल फिलॉसफी प्रोग्राम है और वो भी एक प्रोफेशनल एजुकेशन फिलॉसफी प्रोग्राम है जिसमें हम अपनी पर्सनालिटी को इंप्रूव करते हैं, हम अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव करते हैं, अपनी सेल्फ इमेज को हाई करते हैं और इस एमवे बिजनेस के अंदर हम डायमंड और उससे ऊपर के लेवल अचीव करते हैं। सबसे पहले जैसे कि हमें पता है कि ब्रिट वर्ल्ड वाइड एजुकेशनल सिस्टम का जो एक सिलेबस और करिकुलम है उसमें 4 बेसिक स्टेप्स आते हैं। 4 बेसिक्स, इसको आपने कई बार सुना होगा और कई बार इस पे आपने कभी सेमिनार्स भी देखे होंगे, कुछ सीडीज को भी सुना होगा। लेकिन आज जो मैं मेन टॉपिक पे बात करना चाहता हूं वो ये है कि इन 4 बेसिक्स को करते हुए हमें किन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है जिससे कि हम अपने सक्सेस रेट को बढ़ा सकें, हम अपनी कामयाबी को दर को बढ़ा सकें। तो 4 बेसिक्स में जैसे आपको पता है सबसे पहले आता है लिस्ट मेकिंग। हमें लिस्ट बनानी है। किन चीजों की लिस्ट बनानी है? पहली बात तो यह है दोस्तों कि मैं जो कुछ भी बता रहा हूं आपको ये मैंने सब कुछ सीखा है अपने अपलाइन से, बुक ऑफ द मंथ प्रोग्राम से, स्टैंडिंग ऑर्डर प्रोग्राम से जिसमें हमें 4 सीडीज लगातार हर महीने आ जाती हैं सब्सक्रिप्शन करने के बाद, और मीटिंग सेमिनार से। लॉन्चिंग योर फ्यूचर जो हमारी एक बेसिक बुक है जिसमें हर चीज मेंशन है जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं, उसके अंदर भी लिस्ट किस तरीके से बनानी चाहिए और किस किस चीज की बनानी चाहिए सब साफ बिल्कुल मेंशन है। तो सबसे पहले तो हम लिस्ट बनाएंगे अपने सपनों की, क्योंकि सपनों से ही हम कामयाबी लेते हैं। जिस इंसान के सपने होते हैं वही मेहनती होता है, वही कमिटेड होता है, वही डिसिप्लिन्ड होता है और वही अपने सपनों को पूरा कर पाता है। कहते हैं कि जो चीज को आप देख ही नहीं सकते उसको पकड़ेंगे क्या? अगर सपने को देख सकते हो तभी तो उसको पकड़ सकते हो। तो सबसे पहले तो सपने आपके होने चाहिए और उन सपनों की आप लिस्ट बनाइए, एक कागज पे उतारिए। आप क्यों इस बिजनेस को करोगे, क्योंकि ये क्यों करना, क्या करने से और कैसे करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिन लोगों को ये पता होता है कि हमने इस बिजनेस को क्यों करना है, इस बिजनेस को करके मुझे क्या फायदा हो सकता है, वो इस बिजनेस में अपने आप को फ्यूचर विजुलाइज कर लेते हैं, वही लोग इस बिजनेस के अंदर कामयाब होते हैं। तो आप अपने सपनों की लिस्ट बनाइए और उसे गोल्स में कन्वर्ट कीजिए। सपनों को गोल्स में किस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है? आप अपने सपनों के अगेंस्ट डेट डालिए कि अगर आप सोचते हैं कि मुझे कोई बढ़िया गाड़ी चाहिए तो वो कब चाहिए,
और उस डेट को डाल के जब आप उसको गोल में कन्वर्ट कर लेते हो तो उसको पिक्चर्स के रूप में कन्वर्ट करके आप कहीं अपने बेडरूम की दीवार पे लगाइए, अपने रेफ्रिजरेटर पे लगाइए, ताकि उसको देख देख के आप अपने फ्यूचर को विजुलाइज कर सकें, अपने सपने को विजुलाइज कर सकें। और इस तरीके से आप ज्यादा कमिटेड होंगे, डिसिप्लिन होंगे और आप अपने सपने के नजदीक पहुंचेंगे। दूसरा, हमें बनानी है लोगों की लिस्ट। कई बार क्या होता है कि जब हम लोगों की लिस्ट बनाने बैठते हैं तो कुछ लोगों को प्री जज करते हैं और इसलिए उनको अपनी लिस्ट में नहीं डालते। हमें लगता है कि ये इंसान शायद इस बिजनेस को नहीं करना चाहेंगे, या वो नहीं कर सकेंगे, या उनके पास पहले से इतना पैसा है कि उनको इस बिजनेस की जरूरत नहीं है, या वो तो ऑलरेडी अपने काम में बहुत बिजी हैं या सक्सेसफुल हैं तो शायद वो बिजनेस ना करना चाहें। ये सब सोचते हुए हम उन लोगों को अपनी लिस्ट में नहीं डालते और ये शायद हमारी सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि हर इंसान ने इस बिजनेस को अपने सपनों के लिए बिल्ड करना है। वो सपना उसका क्या है वो हमें नहीं पता, वो उसके मन में है, उसके जहन में है। उसके बारे में हमें ना पता होते हुए अगर हम उनको लिस्ट में नहीं डालेंगे तो ये नहीं है कि वो इस बिजनेस में नहीं आएंगे, बट उन लोगों के बिजनेस में आ सकते हैं जो लोग उनको अपनी लिस्ट में डाल लेंगे, क्योंकि उनको आप ही नहीं जानते, उनको बहुत सारे लोग जानते हैं जो कि एमवे करते हैं। तो जरूरी है कि आप हर इंसान को बिना प्री जज किए हुए उसे अपनी लिस्ट में डालिए। जैसे कि एक सेइंग है कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, सेम वे डोंट प्री जज पीपल बाय द अपीयरेंस और बाय दैट इनिशियल मीटिंग, जिससे कि आप पहली दफा उनसे मिले थे और आपने उनकी जो पर्सनालिटी को थोड़ा जज किया था उसके हिसाब से आपने ये भांप लिया कि शायद ये बिजनेस ना कर पाए और उनको लिस्ट में नहीं डाला। ऐसा नहीं करना चाहिए। Nowadays we are living in a totally different world, जहां पे लोग सोचते कुछ है, दिखते कुछ है, तो हम उनके अपीयरेंस से या उनकी बोलचाल से या उनसे उनके प्रोफेशन से ये नहीं समझ सकते कि उनको क्या चाहिए। आप बिना किसी को प्री जज किए हुए उसको अपनी लिस्ट में डालिए। तो पहली बात तो यह है कि आपने लिस्ट बनानी है आपको, और लिस्ट बनाना एक काम समझना है। कई लोग लिस्ट बनाने को एक काम नहीं समझते, उनको ये लगता है कि लिस्ट मेरे पास है, मेरे दिमाग में है कुछ लोग जिनको मैं ज्वाइन कराना चाहता हूं, मेरे कंप्यूटर में उनकी लिस्ट है, मेरे मोबाइल में उनकी लिस्ट है, पर मैं आपको यह कहना चाहूंगा कि वो लिस्ट आप कागज के टुकड़े पे उतारिए और प्रेफरेबली आप उसको बिटवर्ड के लिस्ट पैड पे उतारिए, पहला काम। दूसरा, आप उनको प्री जज नहीं करेंगे जिनको आप लिस्ट में डालेंगे। और तीसरी बात, लिस्ट जितनी भी बड़ी होगी उतनी आपकी सेल्फ इमेज हाई होगी। आपको ये लगता रहेगा लिस्ट को देखकर कि मेरा बिजनेस बढ़ रहा है और मैं इस बिजनेस को बढ़ा सकता हूं क्योंकि अभी मेरी लिस्ट में बहुत सारे इंसान हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि जिसको भी आप लिस्ट में डालोगे वो आपके बिजनेस में आएगा। तो आपकी मूविंग लिस्ट होगी, ऊपर से नाम कटते रहेंगे, नीचे आप नए नामों को अगर जोड़ते रहेंगे तो आपकी सेल्फ इमेज हाई रहेगी। और उसके लिए हमें जरूरी है सीखना कि लोगों को कांटेक्ट कैसे करना है, कोल्ड कांटेक्ट कैसे करना है, ऐसे लोगों की लिस्ट को कैसे इजाफा करना है जिनको हम अभी जानते नहीं है। दरअसल एक फार्मूला है जो कि लॉन्चिंग योर फ्यूचर किताब में भी दिया है, फ्रेंड्स। इसको आपने पहले भी सुना होगा, FRIENDS, F फॉर फ्रेंड्स, R फॉर रिलेटिव्स, I फॉर इंस्टीट्यूट, E फॉर एम्प्लॉइज, N फॉर नेबर्स एंड D फॉर डॉक्टर्स और डेंटिस्ट एंड S फॉर स्ट्रेंजर्स। इस तरीके से आप अपनी लिस्ट बनाएंगे तो आपको लगेगा कि आपकी लिस्ट बहुत बड़ी हो रही है, और स्ट्रेंजर्स की लिस्ट जो कि रोज कोल्ड कांटेक्ट करते हुए आप उनको मिलते हैं और अपनी लिस्ट में डालते हैं, तो आपकी एक नेवर एंडिंग लिस्ट बनती है। और लिस्ट बड़ी होने के बहुत सारे फायदे हैं। आपका जो सेल्फ इमेज है वो हरदम हाई रहता है और आपकी होप सदा बनी रहती है। चौथी चीज, देखिए हर रोज हम नए लोगों को मिलते हैं, और मैं इसीलिए अक्सर ये कहता हूं कि ये बिजनेस जो है वो 24 आवर्स आप बिल्ड कर सकते हो इन स्पाइट ऑफ कि आप कितने भी बिजी हो। क्यों? क्योंकि एवरीवेयर एंड एवरी टाइम यू मीट पीपल, एवरी डे यू मीट पीपल, न्यू पीपल। आप जो भी पहले भी काम कर रहे हैं उसमें भी आप लोगों को मिल रहे हो। मेरे कहने का मतलब यह था कि आप 24 घंटे इस बिजनेस को मेंटली बिल्ड कर सकते हैं, अगर फिजिकली नहीं तो। क्योंकि अगर एमवे आपके दिमाग में है तो अगर आप जो आप पुराना काम भी कर रहे हो उस काम के चलते चलते ही आप लोगों से इस बिजनेस के बारे में बात कर सकते हो, आप उनसे अपॉइंटमेंट ले सकते हो, फिक्स कर सकते हो, आप उनसे न्यूट्रलाइट की बात कर सकते हो, आप उसके हेल्थ प्रोस्पेक्टिव से कुछ बात कर सकते हो। तो ये बिजनेस को करने के लिए आपको कुछ ऐसा नहीं है कि पुराने काम को छोड़ना पड़ेगा, आपके काम करते करते ही ये बिजनेस बिल्ड हो जाता है, और उसी तरीके से आपकी लिस्ट भी बढ़ती रहती है। तो मैं इस डिटेल में ज्यादा नहीं जाऊंगा लिस्ट मेकिंग में। एक लॉन्चिंग योर फ्यूचर किताब में मेमोरी जॉगर्स भी दे रखे हैं जिसकी सहायता से आप अपनी लिस्ट को बहुत बढ़ा सकते हो। लेकिन यहाँ पे मैं एक बात आपसे पूछना चाहूंगा कि अगर मैं आपको
एक आदमी को लिस्ट में डालने का 100 रुपया दूं कि आप सिर्फ अपने एक आदमी को लिस्ट में डालिए और मुझसे आके 100 रुपया ले जाइए, तो बताइए कि आज की तारीख में आप कितने लोगों को लिस्ट में डालेंगे? यस, एब्सोल्युटली राइट, अनगिनत लोगों को आप लिस्ट में डालोगे। बिल्कुल आपने ठीक कहा। क्यों? क्योंकि आपको रेडी कैश मिल रहा है। दरअसल ये बिजनेस में यहीं पर थोड़ा सा एक क्रक्स है कि हमें डिलेड ग्रेटिफिकेशन पे ध्यान रखना चाहिए। सेकेंड थिंग, सेकेंड बेसिक स्टेप्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है कॉन्टेक्टिंग एंड इनवाइटिंग। हमें लोगों को कॉन्टेक्ट करना है और उनको इनवाइट करना है। किस चीज के लिए इनवाइट करना है? उनको हमें अपनी बिजनेस प्लान प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए इनवाइट करना है, अपनी प्रोडक्ट की डेमोन्स्ट्रेशंस दिखाने के लिए इनवाइट करना है, अपने कॉन्सेप्ट को शेयर करने के लिए इनवाइट करना है। तो कॉन्टेक्टिंग मतलब सिर्फ कॉन्टेक्ट करते समय हम सिर्फ इस बात का ध्यान रखेंगे कि हमें दोस्त बनाना है, ना कि इस बात को ध्यान रखेंगे कि हमें उसको बिजनेस में लाना है। हमारा मकसद है उसको कांटेक्ट करके हमें अपनी दोस्तों की लिस्ट में डालना। तो इसलिए जब हम कांटेक्ट करते हैं तो हम ज्यादा उनसे बिजनेस के बारे में स्ट्रेट वे बात नहीं करते हैं, हम उनसे क्यूरियोसिटी अप्रोच से बात करते हैं। जब आप उनके साथ कांटेक्ट करें तो उनको ये लगे कि ये इंसान दिलचस्प है, ये इंसान की पर्सनालिटी बहुत ही प्लीजिंग है, इस इंसान के साथ दोस्त बनना मुझे अच्छा लगेगा। देखिए, कोई एक इंसान सामने आइए, यस आप आइए। अब आप देखिए, अब मैंने इनके सामने हाथ बढ़ाया, पहले तो स्माइल किया तो इन्होंने भी स्माइल किया। अब मैंने इनके सामने हाथ बढ़ाया तो देखो इन्होंने भी अपना हाथ बढ़ा दिया। मैंने तो नहीं इनको बोला था कि आप अपना हाथ बढ़ाइए, मैंने तो अपना हाथ बढ़ाया, इन्होंने खुद ब खुद अपना हाथ बढ़ा दिया। तो इसको बोलते हैं ब्रेक द आइस। आप जहां भी जाओ तो आपको एक आइस ब्रेकर तो होना चाहिए ना, तो आप ही हो ना वो। आप जहां भी जाते हो वहां पे स्माइलिंग की आदत डालिए, वहां पे हाथ बढ़ाइए। हाँ, और एक चीज का ध्यान रखिएगा कि स्माइल आप ऑपोजिट सेक्स में नहीं करेंगे, नहीं तो कहीं आप बोलेंगे कि सतेंद्र डायमंड ने समझाया था इसलिए हमने स्माइल किया और ये तो उल्टा काम हो गया। हाँ, ऐसा नहीं है। हमें स्माइल करना है, अपने ही सेक्स के सामने स्माइल करना है और अपना हाथ बढ़ाना है, वो भी आपको हाथ बढ़ाएंगे। और जब आप हैंड शेक करते हैं उस टाइम पे भी आप कुछ कम्युनिकेट करते हैं, कुछ मैसेज कम्युनिकेट करते हैं दूसरे इंसान को, सिर्फ हैंड शेक करने से ही। आपने बोला कुछ नहीं, लेकिन हैंड शेक करने का तरीका कुछ इस टाइप का होना चाहिए। देखिए, अभी मैं इनके साथ हाथ मिला रहा हूं और मैंने अपने हाथ को इनके हाथ के ऊपर रखा हुआ है, मेरी हथेली नीचे है और मैं अपने हाथ को इनके हाथ से ऊपर करके और उसको हैंड शेक कर रहा हूं। इसका मतलब क्या है? मैं इनको ये मैसेज दे रहा हूं कि मेरी पर्सनालिटी डोमिनेटिंग पर्सनालिटी है, मैं आपको डोमिनेट कर रहा हूं फिलहाल। तो ये दूसरा इंसान नहीं चाहेगा। तो आप जब भी हाथ मिलाएं तो आपकी हथेली नीचे की तरफ नहीं होनी, आपका हाथ उनके हाथ के ऊपर नहीं होना चाहिए। हाँ, आपका हाथ उनके हाथ के नीचे भी नहीं होना चाहिए। जैसे ये देखिए, अब मैं इनसे हाथ मिला रहा हूं तो इनका हाथ ऊपर है और मैंने अपना हाथ नीचे दिया है, मेरी हथेली ऊपर की तरफ है, ये भी गलत है। इससे ऐसे लगता है जैसे कि मेरी आई एम नॉट अ स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी पर्सन, मेरी सेल्फ इमेज हाई नहीं है, मैं आत्मसमर्पण कर रहा हूं जैसे। तो आपका हाथ सीधा होना चाहिए, बिल्कुल सीधा। लेकिन सीधे हाथ से भी जब आप हाथ मिलाते हैं तो एक चीज का और ध्यान दीजिए, आप हाथ को ढीला हाथ नहीं देंगे उनके हाथ में। कई बार कुछ इंसान इस तरीके से हाथ मिलाते हैं जैसे मरी हुई मछली उसके हाथ में पकड़ा दी हो, बिल्कुल ढीला सा हाथ। तो वो आपको क्या बताते हैं? वो आप क्या मैसेज दे रहे हैं उस इंसान को कि यू आर नॉट अ सेल्फ कॉन्फिडेंट, पर आपके पास कॉन्फिडेंस की कमी है। और अगर आप बहुत तेजी से हाथ जकड़ के, जैसे मैं देखिए ये मैं इनका हाथ जकड़ के पकड़ रखा है और थोड़ा दबा भी रहा हूं और दबा दबा के हिला भी रहा हूं, ये भी गलत है। इस तरीके से आप ये मैसेज दे रहे हैं कि आप बहुत इगोस्टिक इंसान हैं, यू आर ओवर कॉन्फिडेंट, जो भी गलत है। तो आपने सीधा हाथ मिलाना है, बड़े आपकी ग्रिप टाइट होनी चाहिए, बट ज्यादा कसा हुआ हाथ नहीं होना चाहिए और ज्यादा जोर से आप हाथ को नहीं हिलाएंगे। और दूसरी बात, आप दोनों, कई लोगों को आपने देखा होगा कि जब आप हाथ मिलाते हो तो वो दोनों हाथों से आपका हाथ को पकड़ लेते हैं, वो भी गलत है। अगर मैं दोनों हाथों से हाथ मिला रहा हूं इनके हाथ से, तो मैं इनको ये मैसेज दे रहा हूं कि शायद मुझे आपसे कुछ काम है, शायद मैं आपसे कुछ काम निकालवाना चाहता हूं, शायद मैं आपकी चापलूसी कर रहा हूं। इसलिए हाथ मिलाना भी एक कला है। जब आप कांटेक्ट करते हैं तो किस तरीके से आपको हैंडशेक करना चाहिए, यह भी बहुत जरूरी है जानना। और ये सब चीजें जो हैं, ये चाहे छोटी हो देखने में, लेकिन इस बिजनेस के अंदर आपको लोगों के साथ रिलेट करने में बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं।
तो इस तरीके से आप लोगों को कांटेक्ट कर रहे हैं, अपनी लिस्ट को बढ़ा रहे हैं। और अब आता हूं मैं इनविटेशन पे। इनविटेशन बहुत बढ़िया तरीके से लॉन्चिंग योर फ्यूचर किताब के अंदर समझा रखा है, स्क्रिप्ट लिख लिख के दे रखे हैं कि अगर आपको किसी अपने खास दोस्त से बात करनी है तो किस तरीके से करनी है, क्या कह के उनको आप इनवाइट कर सकते हो। अगर किसी रिलेटिव से बात करनी है तो उनको क्या कह के आप इनवाइट करना है। किसी कोई एक्वेंटेंस है जिसको आप थोड़ा कम जानते हैं, अगर उनको आपने इनवाइट करना है मीटिंग पे तो उसको क्या कह के इनवाइट करना है, ये सब कुछ मेंशन है लॉन्चिंग योर फ्यूचर किताब में। और एक चीज और देखिए, आज की तारीख में जो एमवे का सिनेरियो चल रहा है वो उसको हम 98, 99, 2000 के सिनेरियो से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। उस टाइम पे एमवे की एक डिफरेंट इमेज थी लोगों की निगाह में, क्योंकि नया नया बिजनेस आया था, सक्सेस इतनी नहीं थी, प्रोडक्ट्स की लॉन्चिंग इतनी नहीं थी, यहाँ पे एमवे के ऑफिसेज इतने नहीं थे, ब्रिट के ऑफिसेज इतने नहीं थे। तो लोगों को पीपल वर लिटिल बिट कंफ्यूज्ड, उनको लगता था कि वो एमवे को भी दूसरी स्कीम्स की तरह लेते थे, उनको स्कीम्स की तरह कंपेयर करते थे। तो उस टाइम पे हमें इनविटेशन में कुछ प्रॉब्लम्स आती थी, तो हम क्यूरियोसिटी अप्रोच भी अपनाते थे इनवाइट करते समय। लेकिन आज की तारीख में मैं ये समझता हूं कि अगर हम डायरेक्ट अप्रोच अपनाएं एमवे का नाम लेकर तो लोगों को ये अच्छा लगता है, क्योंकि आज मीडिया के जरिए एमवे घर घर पहुंच चुकी है, एडवर्टाइजमेंट के जरिए एमवे घर घर पहुंच चुकी है। लोगों को पता है कि एमवे बिजनेस एक बहुत बढ़िया बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, इसमें लोग सक्सेसफुल हो रहे हैं, इसमें क्वालिटी लोग आ रहे हैं, ये बिजनेस दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है। इस बिजनेस के अंदर जो प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत ही इकोनॉमिकल हैं और कॉस्ट इफेक्टिव हैं और साइमल्टेनियसली बहुत ज्यादा इफेक्टिव हैं। ये सब चीजें लोगों को ऑलरेडी कन्वेड है मैसेज। लेकिन हमें उनको इनवाइटिंग करते समय अगर हम कुछ और कह के उनको इनवाइट करते हैं तो समटाइम्स दे फील लाइक कि हमें चीट करे जा रहा है। तो मेरे ख्याल से डायरेक्ट अप्रोच इज द बेस्ट अप्रोच। फिर भी अगर आप नए हैं इस बिजनेस में तो यू कैन चेक विद योर अपलाइन। जो भी काम करेंगे आप अपने अपलाइन को चेक करके करिए, वो आपको बहुत ज्यादा सही तरीके से गाइड कर सकते हैं। और जब हम लोगों को इनवाइट करते हैं और फोन कॉल कर रहे हैं तो आप थोड़ा सा लिमिटेड शब्दों का इस्तेमाल कीजिए। आप जितना कम बोलेंगे उतनी ही बढ़िया आपकी इनविटेशन होगी। और इनविटेशन करते समय ये बात ध्यान रखिए कि आप लोगों को इनवाइट कर रहे हो, ना कि अपनी प्रेजेंटेशन दे रहे हो। कई बार लोग फोन के ऊपर ही पूरी राम कथा सुनानी शुरू कर देते हैं, जिससे कि आने से पहले ही वो लोगों के पास इतने सारे क्वेश्चंस हैं कि वो आपकी इनविटेशन को नकार देते हैं। तो जब आप इनवाइट कर रहे हो तो कम शब्दों में आप ज्यादा बोलिए और उनको इनवाइट कीजिए। और देखिए, ये सब प्रैक्टिस है। अगर आज आपने लोगों को इनवाइट किया फोन के ऊपर तो हो सकता है कि आपका सक्सेस रेट थोड़ा कम हो, लेकिन जैसे जैसे आप लोगों को ज्यादा इनवाइट करेंगे आपकी इनविटेशन के अंदर परफेक्शन आती रहेगी। परफेक्शन एक ही दिन में नहीं आती है, और परफेक्ट तो 100% परफेक्ट तो कोई भी इंसान नहीं होता, चाहे मैं हूं चाहे मेरी अपलाइंस हैं। 100% परफेक्ट तो सिर्फ परमात्मा है। लेकिन प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करते रहेंगे उतनी ही ज्यादा परफेक्शन के नजदीक आते रहेंगे। सो आपकी जो 20th इनविटेशन होगी, सर्टेनली इट विल बी बेटर देन योर फर्स्ट इनविटेशन। लेकिन हम ये नहीं कर सकते कि 20वीं इनविटेशन पहले नंबर पे आ जाए। अगर आप 19 लोगों को इनवाइट करोगे तभी तो 20वीं इनविटेशन आएगी। सो मैसेज इज वेरी क्लियर, जस्ट कीप ऑन डूइंग इट। और चिंता मत कीजिए कि आपका सक्सेस रेट क्या है, वो सक्सेस रेट धीरे धीरे आपका बढ़ता रहेगा। अब आप लोगों को फोन पे इनवाइट किया आपने। अब देखिए, यहां पे मैं थोड़ी सी एक बात और करना चाहूंगा। मैं थोड़ी ड्रेस कोड पे बात करना चाहूंगा। ड्रेस कोड इंपॉर्टेंट है, इसकी मैं डिटेल में आपको अगले स्टेप के अंदर बात करूंगा जब मैं शो द प्लान के बारे में बताऊंगा आपको। लेकिन मेरा यह मानना है कि जब इंसान अच्छी ड्रेस पहन के किसी से बात करता है तो उसकी सेल्फ इमेज खुद ब खुद बढ़ जाती है। मैंने देखा है कि आप छोटे से बच्चे को एक पुलिस मैन की ड्रेस पहना दीजिए तो वो बच्चे की बातचीत बदल जाएगी, उसके चलने का ढंग बदल जाएगा, उसकी गर्दन अकड़ने लगेगी और वो अकड़ के चलेगा। क्यों? सिर्फ उसकी ड्रेसिंग बदल गई, उसने ड्रेस डाल ली एक पुलिस इंस्पेक्टर की। आप किसी बच्चे को एक ड्रेस डाल दीजिए डाकू की, आप देखेंगे कि वो और तरीके से बोलना शुरू कर गया। तो ये ड्रेस पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। जब आप किसी को चाहे फोन पे भी बात कर रहे हैं तो उस टाइम पे भी आप अच्छी ड्रेस पहन के अपने आप को तैयार करके अगर फोन कॉल करेंगे तो आपकी फोन कॉल जो है उसमें एक पोस्चर आएगा, आपके बोलने का तरीका बदल जाएगा, उसमें एक कॉन्फिडेंस झलकेगा आपकी बात के अंदर। सो जब अगर मैं कुर्ता पजामा डाल के रजाई के अंदर बैठ के फोन कॉल कर रहा हूं
तो उसमें उतना दम नहीं होगा जितना कि मैं अपने बिजनेस टेबल पे बैठ के और फोन कॉल करूंगा, तो उसके अंदर एक अलग ही जान पड़ जाएगी मेरी बातचीत के ढंग के अंदर। तो आप थोड़ा इस बात का भी ध्यान रखिए। पोस्चर के बारे में मैं भी आपको बताऊंगा, वो अगले स्टेप में आपको बताना चाहूंगा कि पोस्चर किस तरीके से आपको बना के रखना है इस बिजनेस में। लेकिन फोन कॉल के समय में आपका पोस्चर काम करता है। देखिए, मैं पोस्चर से आपको क्या कहना चाहता हूं। पोस्चर का मतलब यह नहीं होता कि हमें किसी की ईगो हर्ट करनी है। पोस्चर का मतलब यह होता है कि उसकी ईगो को बरकरार रखते हुए हम उसे अपने साथ रिलेट किस प्रकार कर पाएंगे, उसको एक पोस्चर कहते हैं। पोस्चर किस तरीके से बनता है? पोस्चर तब बनता है अगर आपकी सेल्फ इमेज हाई है। और सेल्फ इमेज किस तरीके से हाई होगी? अगर आपके अंदर एक कमिटमेंट है। और कमिटमेंट किस तरीके से बढ़ेगी? अगर आपके पास एक एक्सपीरियंस है। और एक्सपीरियंस कैसे आएगा? अगर आपके पास एक बिलीव था। और बिलीव कैसे आएगा? अगर आपके पास फुल्ली नॉलेज है। तो एक बकायदा एक सीक्वेंस है। अगर आपके पास नॉलेज है, देखिए मैं यहां पे थोड़ा सा कंपेयर करना चाहूंगा कि सभी चीजें इंटर रिलेटेड हैं। 9 कोर स्टेप्स की बात करना चाहूंगा। उसके अंदर एक हमारा स्टेप है पहला कि हमें 10-15 मिनट हर रोज आदत डालनी चाहिए किताब पढ़ने की। अब किताब पढ़ने का बिजनेस से क्या लेना देना है? किताब पढ़ने का मतलब यह है कि किताब पढ़ने से, क्योंकि किताबें, हमारा एक बुक ऑफ द मंथ प्रोग्राम होता है ब्रिटवुड वाइड का, जिसके जरिए हर महीने हमारे पास एक किताब आती है हमारे घर में, जिसको जब हम पढ़ते हैं वो डिफरेंट टॉपिक्स पे होती है, लेकिन सर्टेनली वो आपकी सेल्फ इमेज को हाई करती है क्योंकि आपको वो नॉलेज देती है। उसी प्रकार हमारा एक प्रोग्राम होता है एसओपी, स्टैंडिंग ऑर्डर प्रोग्राम, जिसमें 4 सीडीज, 2 हिंदी में और 2 इंग्लिश में, सब्सक्रिप्शन करने पे लगातार आपके घर हर महीने में आती है, जिसमें सक्सेस स्टोरीज भी होती हैं, नॉलेजेबल सीडीज भी होती हैं, और जिनको सुन के आपकी सेल्फ इमेज हाई होती है, आपको नॉलेज बढ़ती है। इसी तरीके से जब हम मीटिंग सेमिनार्स अटेंड करते हैं, अपने अपलाइन की एसोसिएशन में ज्यादा से ज्यादा रहते हैं, तब भी हमारी सेल्फ इमेज हाई होती है क्योंकि हमें नॉलेज मिलती है। अब देखिए, जब आपने नॉलेज ग्रहण की इन 3 जरिए से, तो हुआ क्या? आपकी एक बिलीव लेवल हाई हुआ। और जब आपका बिलीव लेवल हाई हुआ, आपके अंदर विश्वास बढ़ गया, तो आपकी काम करने की कमिटमेंट बढ़ गई। आपने पूरे तरीके से कमिटमेंट होकर काम करना शुरू कर दिया। जब आप कमिटेड होकर काम करना शुरू कर देते हैं, तो आपका एक्सपीरियंस बढ़ जाता है। जब आपका एक्सपीरियंस बढ़ गया, तो आपकी सेल्फ इमेज हाई हो जाती है। सेल्फ इमेज का मतलब है कि आप लोगों के बारे में क्या सोचते हो, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप अपने बारे में क्या सोचते हो। आप अपने बारे में अच्छा सोचने लगते हैं, आप कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, एक कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी बन जाते हैं, आप एक अट्रैक्टिव पर्सनालिटी बन जाते हैं, आप एक ऐसी पर्सनालिटी बन जाते हैं जो मैग्नेटिक होती है, लोग आपकी तरफ आकर्षित होते हैं। और उससे फिर जो है आपका पॉजिटिव एटीट्यूड बनता है। एटीट्यूड पॉजिटिव होना और सेल्फ इमेज हाई होना इंटर रिलेटेड है। आपका एटीट्यूड पॉजिटिव होता है, आपकी सेल्फ इमेज हाई होती है, आपकी सेल्फ इमेज हाई होती है, तो आपका एटीट्यूड पॉजिटिव होता है। और इन सब बातों से क्या होगा? आपका एक पोस्चर बनता है। मैं उस पोस्चर की बात कर रहा हूं। और वो पोस्चर जो है, वो आपको इस बिजनेस के अंदर कामयाबी के नजदीक लेके जाता है। और वो पोस्चर होना बहुत जरूरी है, चाहे आप फोन कॉल कर रहे हो, चाहे आप रूबरू होकर लोगों को इन्वाइट कर रहे हो, लेकिन वो जो पोस्चर है, उससे लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे। आज की तारीख में, जैसे मैंने आपको पहले बताया, हर एक इंसान को पता है कि एमवे बिजनेस बढ़िया है, लेकिन आप अगर अपने सक्सेस रेट को बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको एक पोस्चर मेंटेन करना पड़ेगा, आपको एक कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी बनना पड़ेगा। जब आप किसी से एमवे की बात कर रहे होते हैं, तो वो इंसान आपकी पर्सनालिटी को देख रहा होता है, एक्सटर्नल पर्सनालिटी को आपको देख रहा होता है कि आप कितने गट्सी हैं, आपके अंदर कितनी नॉलेज है, आपके अंदर कितना बिलीव है, आपके अंदर कितना फेथ है, आप कितने कमिटेड हैं इस बिजनेस के बारे में। क्योंकि उसको कामयाब होना है, उसको कामयाब होना है तो उसको एक लीडर की जरूरत है। आपके अंदर कितनी लीडरशिप क्वालिटीज हैं, आप कितने अट्रैक्ट कर सकते हैं लोगों को, आप कितने लोगों को इन्फ्लुएंस में ले सकते हो, आप कितने ट्रस्टवर्दी हो, ये सब इंसान वो सोच रहा होता है जिसको कि आप एमवे की बात कर रहे होते हो। तो उस टाइम पे ये पोस्चर बहुत जरूरी है। जब आप फोन कॉलिंग भी करें, तो किस पोस्चर के साथ बात करें, यह देखना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन पोस्चर बनेगा इन्हीं चीजों से, अगर आप 9 कोर स्टेप्स को करेंगे, क्योंकि 9 कोर स्टेप्स के अंदर ही आता है प्रोडक्ट यूज करना, प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लेना, उससे भी आपका कॉन्फिडेंस बनता है, उससे भी आपका पोस्चर बढ़ता है। जब आप प्रोडक्ट्स को घर पे यूज कर रहे होते हो, तो आपको पता लगता है कि वाकई जो क्लेम्स किए जा रहे हैं एमवे द्वारा कि हमारे प्रोडक्ट्स नंबर 1 हैं क्वालिटी वाइज, और प्रोडक्ट्स बाजार से सस्ते पड़ते हैं, इसके बारे में आपको खुद को कॉन्फिडेंस आता है। वो कॉन्फिडेंस आपको एक पोस्चर देता है। सो दिस पोस्चर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हाइल इनवाइटिंग पीपल।
जब हम लोगों को इनवाइट करते हैं उस टाइम पे आपको एक और चीज का ध्यान रखना है, वो है कि आपको अगर पता होगा कि कोई जिस इंसान से आप बात कर रहे हैं वो किस पर्सनैलिटी का इंसान है, तो आपकी इनविटेशन, आपका शो द प्लान या आपका फॉलो अप बहुत बढ़िया हो सकता है। तो मैं किन पर्सनैलिटीज की बात कर रहा हूं, देखिए थोड़ा सा ये टेक्निकल है, या मैं ये कह सकता हूं कि थोड़ा सा मैकेनिक्स हैं ये, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस बातों का थोड़ा ध्यान रखेंगे तो आपको लोगों को जज करने में बहुत ज्यादा सहायता होगी। आपको हेल्प मिलेगी इस बात को पता करने में कि लोगों की पर्सनैलिटी किस तरीके की होती है और उनको किस तरीके से डील किया जाना चाहिए। तो 4 टाइप की पर्सनैलिटीज हैं जिनकी मैं यहां पे बात करना चाहूंगा। पहली पर्सनैलिटी है जिसको हम कहते हैं सैंग्विन पर्सनैलिटी। सैंग्विन पर्सनैलिटी, सैंग्विन पर्सनैलिटी का क्या मतलब है? नामों पे मत जाइएगा, नाम चाहे मुश्किल हो सकते हैं, लेकिन बहुत सिंपल है। सैंग्विन पर्सनैलिटी के वो लोग होते हैं जो कि बड़े अच्छे वक्ता होते हैं, मतलब स्पीकर बहुत अच्छे होते हैं, ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, लोग बड़े आशावादी होते हैं, और ये लोग पॉपुलर होना पसंद करते हैं। ये लोग चाहते हैं कि जहां भी जाएं लोग इनकी तरफ ध्यान दें। ये अच्छी ड्रेस में सदा रहते हैं और लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कराना इनका हॉबी होती है। ये ज्यादा बोलने वाले होते हैं। दूसरी टाइप की पर्सनालिटी होती है मेलनकॉलिस पर्सनालिटी। मेलनकॉलिस कौन से लोग होते हैं? जो कि आशावादी नहीं होते ये लोग, और ये लोग बहुत एनालिटिकल पर्सनालिटी के होते हैं, बाल की खाल निकालने वाले। आपको मिलते हैं कुछ ऐसे लोग, है ना? मिलते हैं ना आपको कुछ ऐसे लोग जो कि जिनके पास अगर 995 रुपए उनको एमवे में देने हैं तो शायद 9,95,000 उनके पास सवाल होंगे, है ना? एकदम से अगर उनको जब तक आप नहीं समझाओगे कि 6% और 9, 12, 15, 18, 21% क्या है, रूबी वॉल्यूम क्या होता है, तो उनको चैन नहीं आएगी। वो बहुत ज्यादा डिटेल में जाना पसंद करते हैं ऐसे लोग। ये बहुत ज्यादा चिंतक होते हैं, बहुत ज्यादा सोचने वाले होते हैं। और अब देखिए यहां पे मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि मैं आपको 4 पर्सनालिटीज बता रहा हूं, इसका मतलब मैं ये नहीं बता रहा कि ये पर्सनालिटी नेगेटिव है या पॉजिटिव है। अगर आप एमवे के सक्सेस प्रोफाइल को देखेंगे तो कुछ आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे जो मेलनकॉलिस पर्सनालिटी के हैं लेकिन डायमंड लेवल पर है। लेकिन मैं आपको समझाना चाहता हूं कि अगर आपको ये पता होगा कि ये इंसान किस पर्सनालिटी का इंसान है तो उसके साथ बाद में आपको डील करना बहुत ईजी हो जाएगा, आप उसी हिसाब से उसको डील कर पाएंगे। तीसरी पर्सनालिटी होती है, उसको क्लोरिक्स कहते हैं। क्लोरिक्स पर्सनालिटी जो होती है वो बहुत ही ज्यादा क्रोधी किस्म के इंसान होते हैं, उनको गुस्सा बड़ी जल्दी आता है, और वो ईगोइस्टिक टाइप के इंसान होते हैं, लेकिन कर्मशील बहुत होते हैं, बहुत मेहनती लोग होते हैं वो लोग, और वो लोग ऑर्डर करना पसंद करते हैं। जैसे कि ऑर्डरिंग पर्सनालिटी होती है, उनको हुक्म देना अच्छा लगता है। डोमिनेटिंग पर्सनालिटी वाले लोग होते हैं, उनकी गर्दन में ऐसे लगेगा जैसे कि कोई सरिया हो, वो हरदम अपनी गर्दन को अकड़ा के रखेंगे, अकड़ के चलेंगे। जस्ट लाइक आई वुड लाइक टू कंपेयर दिस टाइप ऑफ पीपल विद आर्मी ऑफिसर्स। उस टाइप की पर्सनालिटी होती है इन लोगों की, और ये लोग बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, आशावादी लोग होते हैं। चौथी जो पर्सनालिटी है वो है फ्लैगमेटिक्स पर्सनालिटी। अब ये जो पर्सनालिटी है, ये जो होते हैं ये बहुत ही शांत प्रिय लोग होते हैं। इनको ज्यादा बोलना पसंद नहीं होता, ज्यादा बात सुननी पसंद नहीं होती, इनको जहां पे लोग इकट्ठे हुए हों इनको अच्छा नहीं लगता, ये अपने आप को छुपाते रहते हैं, बहुत ही ज्यादा सेटिस्फाइड किस्म की पर्सनालिटी होती है, और ये बहुत ही पेसिमिस्टिक होते हैं, ये निराशावादी लोग होते हैं। अब आप देखिए, समझ लीजिए कि आपने किसी सैंग्विन पर्सनालिटी को किसी मीटिंग पे इनवाइट किया, तो ये जो सैंग्विन पर्सनालिटी के लोग होते हैं ये वहां पे आएंगे और हर किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। आपके साथ जो भी इंसान हाथ मिलाएगा, वो इंसान चाहे इनके साथ हाथ मिलाए ना मिलाए, लेकिन ये खुद ब खुद अपना हाथ बढ़ा देंगे आगे। ये जहां बैठेंगे वहां पे सामने वाली सीट में बैठना पसंद करेंगे, और ये वहां पे अगर कोई म्यूजिक चल रहा है तो इनके पैर भी चल रहे होंगे, इनके हाथों में तबला बज रहा होगा, और ये लोग वो उस माहौल को पसंद करते हैं जहां पे खूब सारे लोग हों, और इनको आपकी मीटिंग्स अच्छी लगती हैं। इनफैक्ट सैंग्विन पर्सनालिटी के जो लोग होते हैं ये हमारे बिजनेस के लिए दी बेस्ट कैटेगरी होती है। और मेलनकॉलिस जो कि बहुत चिंतक और एनालिटिक लोग हैं, अगर इनको आपने मीटिंग पे इनवाइट किया तो आप देखेंगे कि ये कहीं भी कोने के अंदर खड़े होकर एनालाइज करना पसंद करेंगे, किसी सीट पे बैठना पसंद नहीं करेंगे। और ये जैसे ही हॉल के अंदर एंटर करेंगे जहां पे मीटिंग है, यहाँ आपके घर पे भी है, तो ये आपके आसपास का माहौल देखेंगे, लोग जो वहां पे बैठे हैं उनकी तरफ देखेंगे और कुछ एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है। हो सकता है कि अगर आप इनको साथ में लेकर गए हो तो वो आप ही को हुक्म करना शुरू कर दें, आपको कुछ बोलें कि अभी तक मीटिंग स्टार्ट क्यों नहीं हुई, इसको स्टार्ट होना चाहिए था।
और ये टाइम के पाबंद होते हैं, अगर टाइम लेट हो जाए तो इनको गुस्सा आता है बड़ी जल्दी। लेकिन ये वहां पे प्लान को देखने के बाद सेटिस्फाई नहीं होंगे, ये प्लान की बातें कुछ नोट करेंगे और बाद में आपको फॉलोअप के ऊपर कुछ हार्ड टाइम दे सकते हैं। क्लोरिक्स पर्सनालिटी के लोगों को आपने मीटिंग में इनवाइट किया, तो ये भी ऑर्डरिंग पर्सनालिटी वाले लोग हैं, और इनफैक्ट ये क्लोरिक्स पर्सनालिटी ही ऑर्डरिंग वाले हैं। ये मैं आपको बता गया। मेलनकोलिस वाले जो लोग थे, जो एनालिसिस करने वाले लोग हैं, वो जो हैं वो कभी कभी सामने वाली सीट पे बैठ भी जाते हैं, लेकिन जो क्लोरिक्स सीट वाले पर्सनालिटी के लोग हैं, ये कोने में दुबक के खड़े होकर ही लोगों को वॉच करने वाले में लोगों में होते हैं। और लेकिन ये कर्मशील होने की वजह से आपको मतलब बिजनेस को करना पसंद भी कर सकते हैं बाद में, लेकिन ये आपको अपलाइन मानने में इनको थोड़ा टाइम लग सकता है। फ्लैगमेटिक्स पर्सनालिटी, जो कि बिल्कुल ही शांत प्रिय होते हैं और सेटिस्फाइड लोग होते हैं, इन लोगों को बिजनेस में लाना बहुत मुश्किल हो सकता है। ये कभी भी पहली सीट पे नहीं बैठेंगे। आप इनको बोलोगे कि सामने आ जाइए तो सामने नहीं आना पसंद करेंगे। ये हॉल में आके सबसे आखिरी सीट पे बैठेंगे और कोशिश करेंगे कि लोगों की निगाह इनके ऊपर ना पड़े, और बड़े ही निराशावादी होते हैं। और इनको ये जब प्लान भी होता है तो ये सोचते रहते हैं कि यार इसकी क्या जरूरत है, यार ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, और कोई काम क्यों करना चाहिए। इस टाइप की पर्सनालिटी होती है। लेकिन इनको भी हम अपने बिजनेस के अंदर लेके आ सकते हैं अगर हम इनकी पर्सनालिटी को पहले से भांप जाएं। इसलिए मैंने आपको इन 4 पर्सनालिटीज को बताया। अगर इनके बारे में आप थोड़ा ध्यान रखेंगे तो ड्यूरिंग इनविटेशन ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है कि किस इंसान को किस तरीके से क्या कह के आप इनवाइट कर सकते हैं। तो थर्ड जो हमारा बेसिक स्टेप आता है वो है शो द प्लान। वेरी इंपॉर्टेंट, शो द प्लान, शो द प्लान, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर आप इस बिजनेस में आके सब कुछ कर रहे हो लेकिन लोगों के साथ बात नहीं कर रहे तो आप कुछ भी नहीं कर रहे, क्योंकि हमें लोगों के साथ बात करना है, उनके साथ अपने आप को रिलेट करना है, उनको अपने साथ जोड़ना है। तो शो द प्लान करने के 3 तरीके होते हैं। पहला तरीका है 1-on-1, आमने सामने बैठ के हमें प्लान दिखाना। दूसरा तरीका है होम मीटिंग, जो हम अपने घर पे भी अरेंज कर सकते हैं और अपने डाउनलाइंस के घर पे भी अरेंज कर सकते हैं। इवन नई ज्वाइनिंग्स जो अभी अभी हुई हैं उनके घर पे भी हम होम मीटिंग को अरेंज कर सकते हैं, जहां पे कुछ लोगों को बिठा के, बड़े नियर्स एंड डियर्स के लोगों को अपने को बिठाकर हम प्लान शो कर सकते हैं। एंड थर्ड वन इज ओपन मीटिंग, जहां पे डिफरेंट एलओएस इकट्ठी होकर एक जगह पे प्लान होता है। तो ज्यादा डिटेल्स में ना जाते हुए मैं ये आपको बताना चाहूंगा कि 1-on-1 के अंदर हमें किन बातों का ध्यान रखना है, होम मीटिंग्स में किन बातों का ध्यान रखना है, और ओपन मीटिंग में किन बातों का ध्यान रखना है। देखिए, सबसे पहले आता है 1-on-1। तो 1-on-1 करते समय एक तो हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हमें हस्बैंड वाइफ को इकट्ठे जाना है। क्यों जाना है वाइफ को साथ में लेकर? अगर आप ये समझते हैं कि बिजनेस वो अकेला बिल्ड कर लेंगे तो ये आपकी गलतफहमी है। हस्बैंड वाइफ को साथ में लेके जाने का फायदा ये है कि अगर आप अपनी वाइफ को साथ में लेके जा रहे हैं तो जिसके घर जा रहे हैं वो भी अपनी वाइफ को वहां पे बिठाना पसंद करेंगे, उनकी वाइफ खुद ब खुद वहां बैठना पसंद करेगी। अदरवाइज हो सकता है अगर आप अकेले गए हैं तो वो आपको चाय पानी देकर किचन में चले जाएं या दूसरे बेडरूम में चले जाएं और वो आपके साथ नहीं बैठेंगे। इनफैक्ट हम इस बिजनेस को पार्ट टाइम में बिल्ड करते हैं, तो नॉर्मली हमारी अपॉइंटमेंट्स रात को होती हैं, और रात को जब हम किसी के यहाँ जाते हैं तो लेडीज ये पसंद नहीं करती कि उनका हस्बैंड सुबह से लेकर काम पर थे और अब उनको लेकर कोई ड्राइंग रूम में बैठा हुआ है। तो वो चाहे इस बिजनेस के बारे में बाद में आपके हस्बैंड को कितना अच्छा भी लगा, लेकिन हस्बैंड जब वाइफ से बात करेगा तो वो सुनना भी पसंद नहीं करेंगे और वो कहेंगे रहने दो, पहले ही आप इतने बिजी हो, आपको कोई और काम की जरूरत नहीं है। तो अगर आप अपनी वाइफ को साथ में लेके जाएंगे तो उनकी वाइफ भी साथ में बैठेगी, और जब वो वहां पे प्लान शेयर होगा और वाइफ को पता लगेगा कि ये तो ऐसा बिजनेस है जो कि हस्बैंड वाइफ को एक साथ इकट्ठा कर देता है, तो वो वाइफ सर्टेनली इस बिजनेस को करने के लिए अपने हस्बैंड को एनकरेज करेगी। तो इसलिए आपका हस्बैंड वाइफ का जाना बहुत जरूरी है। और जब आप हस्बैंड वाइफ इकट्ठे जाते हैं और आप उनके घर में गए तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। पहली बात यह कि आप कोशिश करिए कि आप अपने बच्चों को साथ में लेकर मत जाइए, क्योंकि ये एक बिजनेस मीटिंग टाइप मीटिंग होगी। अगर अपने बच्चों को साथ में लेके जाएंगे तो आपका जो मोटिव है वो थोड़ा बिखर सकता है, टाइम की स्केर्सिटी आ जाती है, लोग बच्चों की बातें करने शुरू कर देते हैं और वो एक डिस्टर्बेंस भी फील होती है। और कई बार जब बच्चे साथ में जाते हैं तो जिस घर में हम जाते हैं वो और फॉर्मेलिटीज में पड़ जाते हैं। बच्चों को खिलौना दो, बच्चों को पीने के लिए कुछ और जूस होना चाहिए, ये चाय तो पीते नहीं है। उस टाइम में काफी टाइम वेस्ट होता है और डीफोकस हो जाते हैं हम। और
जब हम हस्बैंड वाइफ इकट्ठे वहां पे गए तो आप अपने थोड़ा सा ड्रेस कोड की तरफ भी ध्यान दीजिए। आप डिसेंट कपड़े पहन के जाइए। मैं ये नहीं कहता कि आपको फॉर्मली तैयार होके जाना है, लेकिन आपको कैजुअली भी नहीं जाना है, आपको स्मार्ट कैजुअल्स में वहां पे जाना चाहिए। और वहां पे उन्होंने आपको अगर अपने ड्राइंग रूम में बिठाया, सोफे पे बिठाया, तो आप जाते सार ही कोई जरूरी नहीं है कि एमवे की बात करेंगे, आप हल्की फुल्की कोई इधर उधर बात कीजिए। आप वहां पे जाके उनकी किसी चीज की ड्राइंग रूम में देखकर कोई अच्छी पेंटिंग है या सोफा सेट बढ़िया है तो उसकी तारीफ कीजिए, एडिफाई कीजिए। और हल्का सा उनके प्रोफेशन के बारे में बात कीजिए, बच्चों के बारे में बात कीजिए, लेकिन इमीडिएटली विद इन 5 to 10 मिनट्स कम टू द पॉइंट, और आपको अपने बिजनेस पे आना है। और जब हम बिजनेस प्लान दिखाने की बात करते हैं तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि अगर वो डाइनिंग टेबल पे बैठना पसंद करें तो आपको प्रेफर करना चाहिए कि आप डाइनिंग टेबल पे बैठ के उनको प्लान दिखाएं। कारण बड़ा सिंपल है, जब हम सोफे पे बैठे होते हैं तो वो कंफर्टेबली प्लान ना देख पाते हैं ना हम दिखा पाते हैं। और दूसरी बात, जब हम सोफे पे बैठे होते हैं तो हमारे हाथ बंधे बंधे से होते हैं, लेकिन जब हम किसी ऊंची जगह पे बैठे होते हैं तो हमारे हाथ खुले होते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि डाइनिंग टेबल पे लोग कोहनियां रख के बैठ जाते हैं, या आप ऐसी कुर्सी पे बैठिए जिसके आर्म रेस्ट हो, जहां पे आप अपने हाथों को थोड़ा खुला रख सके। और आप हस्बैंड वाइफ पैरेलल बैठिए और उन हस्बैंड वाइफ को पैरेलल बिठाइए। कभी भी आप जब प्लान दिखाते हैं तो जिनको प्लान दिखाने गए हैं वो हस्बैंड एंड वाइफ को आपस में एक दूसरे से के सामने मत बिठाइए, ताकि उनकी आंखें चार ना हो पाए। क्यों? इससे फायदा ये है कि अगर आप अपने हस्बैंड वाइफ उन हस्बैंड वाइफ को पैरेलल बिठाएंगे तो वो दोनों जाने की कंसंट्रेशन प्लान में बनी रहेगी, आपस में नहीं वो निगाहों में कोई बात कर पाएंगे। और अगर वो आमने सामने बैठेंगे तो निगाहों में कुछ और बातें कर जाएंगे और पूरे प्लान को पूरे कंसंट्रेशन के साथ नहीं देख पाएंगे। इसलिए आप दोनों पैरेलल बैठिए, उन हस्बैंड वाइफ को पैरेलल बिठाइए, डाइनिंग टेबल पे आप उनको बिठाइए, और कोशिश कीजिए कि यार डाइनिंग टेबल पे 4 जने बैठे हैं, इवन देन आप व्हाइट बोर्ड का इस्तेमाल करें, मार्कर के साथ उनको प्लान दिखाएं। व्हाइट बोर्ड कोई जरूरी नहीं है कि बड़ा वाला, आप छोटा सा कोई 16 इंच बाई 24 इंच का छोटा सा एक अपने पास रखिए व्हाइट बोर्ड, और उसके ऊपर प्लान दिखाइए। कारण सिर्फ यह है कि विजिबिलिटी ज्यादा होती है बड़े बड़े लिखने से। हाँ, अगर आपको पेपर पे ही प्लान दिखाना पड़ रहा है तो आप स्केच पेन को यूज कीजिए, और रेड रंग का स्केच पेन को अगर येलो पेपर पे यूज करेंगे तो विजिबिलिटी भी ज्यादा होगी और उसकी कंसंट्रेशन भी ज्यादा बनेगी। ये कुछ साइकोलॉजिकल बातें हैं, लेकिन अगर आप इनका ध्यान दोगे तो आप देखोगे कि आपके जो है ज्वाइनिंग रेट वो बढ़ रहा है, सक्सेस रेट बढ़ रहा है। तो आप उनको जब प्लान दिखाते हो और प्लान दिखाते समय जो गोले आप ड्रॉ करते हो उसको भी थोड़ा बड़ा बड़ा ड्रॉ कीजिए, बड़ा बड़ा लिखिए आप उनको, उसकी विजिबिलिटी पूरी होनी चाहिए। और प्लान दिखाते समय एक चीज का और ध्यान रखिए कि आपकी जो वॉइस क्वालिटी है वो क्लियर होनी चाहिए। आप अपनी वॉइस की जो पिच है उसको ना तो ज्यादा ऊंची आवाज में बोलिए और ना ज्यादा इतनी धीमी आवाज में बोलिए कि उसको बार बार आपको सुनने के लिए आगे आना पड़े या आपको उनको बोलना पड़े कि सॉरी और पार्डन। आप इस पिच से बोलिए कि उनको क्लैरिटी में सुनाई दे, पूरा सुनाई दे, ना ज्यादा ऊंचा हो ज्यादा ना नीचा हो। और आपकी जो पेस है वॉइस की वो भी ना ज्यादा बहुत ज्यादा धीरी होनी चाहिए और ना ही बहुत ज्यादा तेज होनी चाहिए। कई बार हम तेजी में इतनी जल्दी बातें बोल जाते हैं कि उसके ऊपर से निकल जाती हैं, या हम इतना ज्यादा धीरे बोलते हैं, धीरे धीरे बोलते हैं कि उसको लगता है कि भैया कंप्लीट तो कर इसके। तो ये बात को आप ध्यान रखिएगा। और आप वेल इक्विप्ड जाइए। वेल इक्विप्ड का क्या मतलब है कि आपके पास व्हाइट बोर्ड हो, आपके पास मार्कर है, आपके पास डस्टर है। ऐसा ना हो कि आपके पास डस्टर नहीं है और आप उन्हें कह रहे हैं कि जरा रुमाल दीजिए या कोई कपड़ा दीजिए जिससे मैं बोर्ड साफ कर सकूं। आपकी पास ब्रिट ब्रोशर हो, जो ब्रिट सक्सेस प्रोफाइल है, ताकि आप उन्हें सक्सेसफुल ब्रिट डायमंड्स की फोटो दिखा सकें। आपके पास डेमोन्स्ट्रेशन किट होनी चाहिए, जो भी प्रोडक्ट्स आप डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाना चाहते हैं। डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए आपके पास जो सपोर्टिंग सामान चाहिए वो सब होना चाहिए आपके पास। आपके पास कुछ लिटरेचर होना चाहिए, एमवे का कुछ लीफलेट्स होने चाहिए प्रोडक्ट्स के, ऑल प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन बुकलेट होनी चाहिए आपके पास। आपके पास ब्रिट का कुछ लिटरेचर होना चाहिए, और जो भी आपको सपोर्टिंग मटेरियल चाहिए अपने प्लान को इफेक्टिव करने के लिए वो सारा आपके पास पहले से होना चाहिए और उसको पहले से आपके पास हो। ऐसा ना हो कि आप जब प्लान दिखाना शुरू करें उसके बाद आपको याद आए कि मेरे तो ये चीज ब्रिट ब्रोशर तो कार में रह गया, फिर आपको उठ के कार में जाना पड़ रहा है। वो सब रिदम ब्रेक हो जाती है और कंसंट्रेशन भंग हो जाती है और उससे सब डिस्टर्ब हो जाता है। कोशिश कीजिए, अगर वो चाय पानी का प्रबंध कर रहे हैं हस्बैंड वाइफ, तो चाय पानी पहले पी लीजिए,
या उनको आप कह सकते हैं कि हम ये बिजनेस प्रेजेंटेशन पूरी होने के बाद चाय पानी पी लेंगे, लेकिन बीच में कोई डिस्टरबेंस ना हो। आप अपने मोबाइल को हैंग अप करके जाइए, मतलब उसको साइलेंट मोड पे कीजिए, और आप उनको भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं आप अपना मोबाइल थोड़ी देर के लिए बंद कर दीजिए। ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ये कंसंट्रेशन बनाए रखेंगे उनको। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है टाइम पीरियड। आपका प्लान 45 मिनट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, किसी इंक्लूडिंग प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन। क्यों? क्योंकि इससे ज्यादा इंसान वो ऊबने लगता है। और ये सब करने के बाद आप उनको कुछ ना कुछ लिटरेचर देने के बाद इमीडिएटली उस घर को छोड़ दीजिए। आप थोड़ा सा ध्यान रखिए कि जब आप उस घर से विदा हो रहे हैं तो आपने उनको जरूर कुछ ना कुछ ब्रिट का लिटरेचर दिया है ताकि वो सुन सकें या पढ़ सकें। और आप जब विदा हो रहे हैं तो आप एक ऐसा इंप्रेशन छोड़ के जा रहे हैं कि उनको लगे कि ये जो कपल हमारे पास आए थे, ये बिजनेस के अगर बिजनेस की बात ना भी की जाए तो ये कपल बहुत अच्छा है, हमें इनके साथ रिलेशनशिप बनाए रखना चाहिए, दोस्ती बनाए रखनी चाहिए। अगर ये इंप्रेशन आप छोड़ के जाते हैं, आप उनका दिल जीत लेते हैं, तो अल्टीमेटली आप उनको बिजनेस में कहीं कभी ना कभी लाने में कामयाब हो जाएंगे। आप कुछ बेसिक एटिकेट्स का वहां पे जरूर ध्यान रखिएगा जब वहां पे कहीं जाते हैं। बेसिक एटिकेट्स, बेसिक मैनर्स, आपका बिहेवियर और आपके बैठने का ढंग। कई बार क्या होता है कि लेडीज बहुत कंसर्न होती हैं अपने घर के सामान के बारे में, तो कई बार हम इस तरीके से बैठते हैं कि बैठते समय हमें ध्यान नहीं रखता कि उनके जो सोफे के ऊपर हम बैठे तो उनके जो सोफा बैग्स वगैरह पड़े हुए थे वो इकट्ठे हो गए, या जिस टेबल पर हम डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं उसके ऊपर उन्होंने बड़ा अच्छा एक टेबल के ऊपर एक कवर चढ़ाया हुआ है, वो गंदा हो गया। वहां पे आप डिश ड्रॉप को दिखा रहे थे डेमोन्स्ट्रेट करके तो पानी गिर गया। ऐसा सब कुछ नहीं होना चाहिए, बहुत छोटी छोटी बातें, लेकिन अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आप अच्छे रिलेशनशिप बनाने में और लोगों को अपने साथ रिलेट करने में बहुत ज्यादा कामयाब होंगे। एक बार मैं और कहना चाहूंगा, जब भी आप 101 के लिए कोई अपॉइंटमेंट लेते हैं तो आप पब्लिक प्लेसेस को अवॉइड कीजिए। जैसे कई बार क्या होता है कि हमारी डाउनलाइंस कहती हैं कि हमें उस डॉक्टर को मिलना है, तो वो अपॉइंटमेंट्स वहां पे क्लिनिक की ले लेते हैं। ठीक है, अगर आपको वहां पे जाना भी पड़ रहा है क्लिनिक के अंदर, उनके अंदर हॉस्पिटल में, तो पहली बात तो आप कंफर्म और बिल्कुल अपॉइंटमेंट को जो है फिक्स करके जाइए, ताकि आपको वहां पे रिसेप्शन काउंटर पे बैठ के वेट ना करनी पड़े, क्योंकि उससे आपका पोस्चर भी डाउन होता है और आप खुद को भी अच्छा महसूस नहीं कर पाएंगे, आपकी सेल्फ इमेज भी पुअर होती है। और जब आप वहां पे जाते हैं तो हो सकता है कि आप वहां पे प्लान ना दिखाएं, आपको प्लान दिखाना भी नहीं चाहिए कभी पब्लिक प्लेस पे। आप वहां पे जाके अपनी नेक्स्ट अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और वहां पे जाके उनको समझा सकते हैं कि डॉक्टर साहब मैं यहाँ पे आया हूँ बिजनेस के बारे में बात करने के लिए, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर हम अलग से कभी इस अपने काम काज के आवर्स के बाद बैठेंगे तो मैं आपको ज्यादा बढ़िया समझा सकूंगा और आप भी इस कॉन्सेप्ट को बढ़िया तरीके से समझ सकेंगे। और ज्यादा बढ़िया हो अगर हम इसे फैमिली में बैठ के देखें तो आप वहां पे जाके री अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं उनके घर के लिए। तो आप पब्लिक प्लेस पे, कभी दुकान पे जाके, कभी कहीं पर फुटपाथ पे बैठ के, कभी आप रेलवे स्टेशन पे बैठ के प्लान को कभी मत शेयर कीजिए। वहां पे आप अपने कॉन्टेक्टिंग करिए, आप उनको अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं, बट प्लान दिखाने का वो सही जगह नहीं है। आपको 101 जो है वो घर पे ही करना चाहिए और हस्बैंड वाइफ को इकट्ठे बैठ के ही दिखाना चाहिए। नाउ सेकेंड, होम मीटिंग्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डॉक्टर ब्रैच हमारे ग्रेट अपलाइंस जिन्होंने पूरी दुनिया के अंदर अपना नाम किया है, फर्स्ट काउंसिल मेंबर बने हैं, वो इंडिया को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं फाउंडर काउंसिल में एमवे की, तो हमें उन पे बहुत ही प्राउड है। और वो सदा ही इस बात पे स्ट्रेस देते हैं कि अगर इस बिजनेस के अंदर आपको ज्यादा कामयाबी जल्दी से चाहिए तो आप होम मीटिंग्स पे जोर दीजिए। और मेरा भी ये मानना है कि होम मीटिंग्स बहुत बढ़िया जरिया है इस बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। हम काफी सारे लोगों को इकट्ठा इस बिजनेस के बारे में बता सकते हैं। होम मीटिंग करते समय अगेन ड्रेस कोड के बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा। देखिए, ड्रेस कोड हर एक ओकेजन के लिए डिफरेंट होता है। 101 में आपने जो ड्रेस कोड पहना था, आप होम मीटिंग्स में थोड़ा सा फॉर्मल हो सकते हैं। हो सकता है आपने टाई वहां पे बांध ली हो, टाई बांधना अच्छा लगेगा आपको कुछ लोगों के सामने बैठने पे। हाँ, लेकिन अगर टेम्परेचर वहां पे 40-50 डिग्री है, गर्मी बहुत है, तो वो टाई बांधना वहां पे ऑड लगेगा, आप वहां पे टाई नहीं बांधेंगे। लेकिन आपकी लाइट ड्रेस कोड के बारे में मैं आपको बता ही देता हूं यहाँ पे। देखिए, आपकी ड्रेस कैसी होनी चाहिए, मैं खासकर मेन के बारे में बात कर, लोगों के बारे में, अपने जेंट्स के बारे में बात करना चाहूंगा। आपकी जो शर्ट है वो लाइट कलर की होनी चाहिए, आपका जो ट्राउजर है वो डार्क कलर का होना चाहिए, आपके जो शूज हैं वो पॉलिशेबल हो,
और लेदर के हों और वो नाइसली पॉलिश्ड होने चाहिए। आप के जो कपड़े हैं जो आपने पहन रखे हैं, शर्ट और ट्राउजर, वो धुले हुए हों, साफ हों और अच्छी तरीके से आयरन किया हो, उस पे प्रेस किया हो। क्यों? क्योंकि अगर आपके कपड़े ब्रांडेड भी हैं और आयरन नहीं है और नाइसली वॉश्ड नहीं है तो वो एक अगली लुक देंगे आपको। तीसरी चीज है आपकी बेल्ट, जिस पे बहुत कम लोगों का ध्यान जाता है, लेकिन बुक्स में लिखा हुआ है और ड्रेस कोड को अगर आप इंटरनेट पे जाके भी सर्च करेंगे तो वहां पे भी आप ये पाएंगे कि कोई भी इंसान जब आपसे मिलता है तो सबसे पहले आपकी एक्सटर्नल पर्सनालिटी को वॉच करता है। यू विल नेवर गेट अ सेकेंड चांस टू मेक द फर्स्ट इंप्रेशन, एंड फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो आपको पहला इंप्रेशन बढ़िया देना है तो उस इंसान की सबसे पहली निगाह आपकी बेल्ट पे जाएगी, आपके शूज पे जाएगी और आपके सिर की तरफ जाएगी। तो बहुत जरूरी है कि आपको बेल्ट का भी ध्यान रखना है। कई बार हमने बहुत अच्छे कपड़े पहने होते हैं लेकिन आपकी बेल्ट जो है वो ऐसे लगता है जैसे 1947 की थी, उसके अंदर बल पड़े हुए हैं, उसके अंदर व्हाइट व्हाइट लाइंस आ रखी हैं, उसमें से धागे निकल रखे हैं। तो बेल्ट जो है वो इट मे बी ब्लैक और इट मे बी ब्राउन कलर, क्योंकि ये दो ज्यादा ही कलर चलते हैं। हाँ, इसके अलावा कोई कलर को आप ना पहने तो बेहतर है। जैसे कई व्हाइट कलर की बेल्ट पहनते हैं तो वो बहुत ही ऑड लुक देता है आपको। आपका जो बेल्ट का बकल है वो छोटा होना चाहिए, वो बड़ा नहीं होना चाहिए। बेल्ट वाइड नहीं होनी चाहिए, बहुत ज्यादा चौड़ी नहीं होनी चाहिए आपकी। और अगर वो लेदर की बेल्ट है तो उस पे पॉलिश होनी चाहिए। अगर वो इटालियन लेदर है तो आजकल इटालियन लेदर बेस्ट लेदर माना जाता है, उसकी चमक खुद ब खुद बरकरार रहती है। बकल को आप बिल्कुल चूज करके लीजिए, बढ़िया बकल होना चाहिए और जो सोबर लगता हो, उसमें ज्यादा कुछ लिखा हुआ ना हो तो ज्यादा बेटर है। और शूज जो हैं आपके वो अगर बेल्ट के कलर से मैच करते हैं तो नथिंग लाइक दैट। अगर आपने ब्राउन कलर की बेल्ट पहनी है, ब्राउन कलर के शूज पहने हैं तो बहुत बढ़िया लगेगा। सेम वे ब्लैक कलर के अंदर। अब आप देखिए, सॉक्स के बारे में बात करना चाहूंगा। जो आपने सॉक्स पहन रखे हैं वो आपके ट्राउजर से मैच करने चाहिए। जिस कलर की ट्राउजर है उसी कलर की सॉक्स होंगी तो बेहतर है। या आपकी डार्क कलर की सॉक्स होनी चाहिए, क्योंकि जब आप लात पे लात रख के बैठते हैं तो आपकी सॉक्स भी नजर आती हैं। आपकी सॉक्स नीचे नहीं आनी चाहिए, उनका इलास्टिक बढ़िया होना चाहिए, उसकी क्वालिटी बढ़िया होनी चाहिए। कई बार क्या होता है कि पैंट के नीचे से आपकी लातें झलक रही होती हैं क्योंकि सॉक्स नीचे आ जाती हैं, जो कि बहुत ही गलत लगता है। अगली बात, आप जो शूज पहने हुए हैं वो रीसोलिंग नहीं होनी चाहिए, उसमें रीसोलिंग नहीं होना चाहिए और आपके सोल घिसा हुआ नहीं होना चाहिए। ये इंप्रेशन देता है कि आप कुछ सेल्समैन टाइप आदमी हैं जो बहुत ज्यादा घूमते हैं, इसीलिए आपके सोल घिसे हुए हैं। देखिए, अब आप जरूर थोड़ा आपको हंसी आ रही है, लेकिन ये बहुत सारी चीजें हैं जो मायने रखती हैं आपको एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनाने के लिए भी, एक डिसेंट दिखने के लिए भी, और इस बिजनेस में आपका सक्सेस रेट को तेज करने के लिए भी। अगली बात है टाई। अगर आपने टाई पहन रखी है तो टाई ब्रांडेड होनी चाहिए। हरदम मैंने अपने कंट्री मेंटर्स डबल डायमंड्स कांति गाला को ये कहते हुए सुना है कि जो भी आपने कपड़े लिए, जैसे शर्ट ली, तो आप कोशिश कीजिए कि जो आप नई शर्ट ले रहे हो वो जो पहले आपने शर्ट ली थी उससे थोड़ी सी महंगी लीजिए। अगर आप टाई जो पहले ली थी, अब जो आप टाई ले रहे हो थोड़ी सी महंगी टाई लीजिए। महंगी से मतलब है ब्रांडेड लीजिए, बढ़िया क्वालिटी की लीजिए, क्योंकि कहते हैं सबसे ज्यादा विजिबिलिटी टाई की होती है। टाई आपकी वाइड होनी चाहिए, आजकल वाइड टाई बहुत ज्यादा चल रही है। और टाई की जो नॉट है वो भी थोड़ी मोटी होनी चाहिए। और टाई की नॉट को जब भी आप तैयार होते हैं उस टाइम पे दोबारा से बांधिए। टाई की नॉट को बंधी ना रहने दीजिए। जब उतार के रखते हैं तो टाई को खोल के उतार के रखिए, नहीं तो टाई की क्वालिटी खराब हो जाती है और भद्दा लगनी शुरू हो जाती है और वहां से गंदी भी होनी शुरू हो जाती है। और एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि डार्क कलर की टाइज बहुत अच्छी लगती हैं आपकी लाइट कलर की शर्ट के ऊपर, और अगर रेड कलर उसमें है तो नथिंग लाइक दैट। रेड कलर जो है, मैंने जैसे आपको पहले बताया, बहुत अच्छी विजिबिलिटी होती है। जब हम शूज जो है हमने बड़े अच्छे पॉलिश करके गए, लेकिन कई दफा क्या होता है कि उनके घर तक पहुंचते पहुंचते कोई मिट्टी वगैरह उसमें पड़ जाती है। तो आप अपने जेब के अंदर कुछ ऐसा कपड़ा रखिए जिसको, जो अक्सर मिलते भी हैं आजकल, आप रेमंड्स वगैरह के यहाँ को अच्छे शोरूम में जाएंगे तो आपको शू साफ करने के लिए कुछ कपड़े मिलते हैं जो कि आप पॉकेट में हैंकी की तरह रख सकते हैं, जिसको उल्टा करके आप कपड़ों हाथ में चढ़ा के कपड़ों पे अपने शूज को साफ करके उसको फिर दोबारा उल्टा करके अपनी पॉकेट में रख सकते हैं।
आप एक और चीज का ध्यान रखिए कि अगर आप स्कूटर मोटरसाइकिल वगैरह ड्राइव करते हैं तो जब आप किसी के घर जा रहे हैं, बिफोर नॉकिंग द डोर और बिफोर गिविंग द बेल, आप अपने बालों को देखिए, क्योंकि जब आपने हेलमेट उतारा था तो आपके बाल बिखर गए थे। आप प्रॉपरली कॉम्ब करके एंटर करिए। एक चीज और, आप जो आपने हैंकी ले रखा है, जो कभी आपको निकालने की जरूरत महसूस हो सकती है जब आप किसी के घर जाएं, तो हैंकी अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। और हैंकी जो है वो वाइट ही होना चाहिए, और उसमें कुछ छोटी छोटी बॉटल्स आती हैं आजकल फ्रेग्रेंस की, जिसको इत्र भी हम कह देते हैं। वो थोड़ा सा इत्र लगाया हो तो वो बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस आपकी हैंकी से आती है। कई बार क्या होता है कि आप सुबह से लेकर शाम तक अपने काम पे हो और रात को कहीं प्लान दिखाने गए तो आपकी शर्ट भी गंदी हो जाती है कई बार। तो शर्ट तो आपने चेंज कर ली, लेकिन आपने अपना हैंकी बदलना भूल गए, और जब हैंकी किसी के सामने निकाला तो वो बहुत ही मतलब एक स्मेल दे रहा था। तो वो लोगों को आपसे दूर लेके जाएगा। और यहीं पर मैं आपको बात करना चाहूंगा ड्रेस कोड के साथ साथ अपने पर्सनल हाइजीन के बारे में। पर्सनल हाइजीन का आप ध्यान रखिए, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया, हम लोग पीपल बिजनेस में हैं, हम लोगों के बिजनेस में हैं। हमें लोगों के साथ ही विचरना है, लोगों को अपने साथ रिलेट करा के उनको जोड़ के उनको आगे बढ़ाना है, उनको लीड करना है। इनफैक्ट हमें एक ऐसे लीडर बनना है जो कि फॉलोअर्स तैयार नहीं कर रहा, जो लीडर्स तैयार कर रहा है। वी शुड बी अ लीडर्स लीडिंग द लीडर्स। तो हमारे कंधों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, उसलिए हमें अपने पर्सनल हाइजीन की तरफ ध्यान रखना चाहिए। पर्सनल हाइजीन में अगर आप शेव करते हैं तो आप अपने ग्रूमिंग की तरफ ध्यान रखिए। आप हर रोज शेव करिए, आपकी शेव साफ सुथरी होनी चाहिए, बढ़िया होनी चाहिए। और यहाँ पे मैं थोड़ा बिल ब्रेड की कही हुई कुछ बातों को मेंशन करना चाहूंगा। मैंने उनकी कुछ सीरीज में सुना कि अगर आपको कुछ रिलीजियस कंस्ट्रेंट्स नहीं है तो आपको मुस्टैशेस नहीं रखनी चाहिए अगर आपने दाढ़ी को शेव कर रखा है तो। अब इसका कारण क्या हो सकता है ये तो बिल ब्रेड ही जाने हमसे ज्यादा बढ़िया। लेकिन जितना मुझे पता है, जो मैंने इंटरनेट में थोड़ा सर्च करके देखा या किताबों में ड्रेसिंग सेंस में पढ़ा, तो मुझे ये लगा कि वो शायद इसलिए कि हम अपने चेहरे के हाव भाव को अच्छी तरीके से मेंशन नहीं कर पाते अगर हमारी मुस्टैशेस होंगी। हमारी हंसी, हमारी स्माइल, हम प्रॉपर तरीके से मैसेज को कन्वे नहीं कर पाते अगर हमारी मुस्टैशेस होंगी। तो देख लीजिए, इट इज ऑल अप टू यू। एंड थोड़ा सा अलग सी बात है, लेकिन मैं चाहूंगा कि अगर आप क्लीन शेव्ड हैं तो पूरे तरीके से क्लीन शेव्ड रहें। अगर आपने दाढ़ी रखी हुई है, बियर्ड रखी हुई है, तो नाइसली ट्रिम्ड हो या अच्छी तरीके से बंधी हुई हो। और अगर आप टर्बन बांधते हैं तो बढ़िया तरीके से टर्बन बंधी हो, और नहीं तो आपके बाल जो है बढ़िया तरीके से कटिंग हुई हो। बड़े बड़े बाल बुरे लगते हैं, या कुछ आजकल देखा है यंग लड़के वो स्पाइक्स वगैरह बना के रखते हैं, वो आप अपने शौकिया तौर पे बना सकते हैं जब आप बाजार में जाएं। लेकिन अगर आप किसी को प्लान दिखाने जा रहे हैं तो थोड़ा डिसेंट लगता है अगर आप अच्छी तरीके से बालों को बना के जाएंगे। और दूसरी बात देखिए, पर्सनल हाइजीन में आता है आपके बैड ब्रेथ। कई बार क्या होता है कि हम घर से चले, प्लान दिखाने के लिए गए, उस टाइम में कुछ डिफरेंस था, आधा पौना एक घंटा हमने ड्राइव किया था, उस टाइम पे हमारा मुंह बंद था। और जब मुंह काफी देर तक बंद रहता है तो हमारे जो टेम्परेचर है, बाहर के टेम्परेचर से हमारे मुंह का टेम्परेचर अलग होता है, और जब हम मुंह खोलते हैं तो कई बार कुछ बैड ब्रेथ आती है। तो इसलिए सदा ध्यान रखें कि पहले तो नाइसली आप ब्रश कीजिए सुबह उठ के। और मैं तो ये भी रिकमेंड करना चाहूंगा कि जब शाम को आप किसी को प्लान दिखाने जाते हैं तो उससे पहले भी आप ब्रश कर सकते हैं। ब्रश करने के बाद एक बहुत जरूरी चीज है कि हम अपनी जीभ को भी साफ करें टंग क्लीनर द्वारा। हमारी जो जीभ का रंग है वो पिंक होना चाहिए, ना कि येलो या व्हाइट होना चाहिए। उसके लिए आप बढ़िया कोई क्वालिटी की टंग क्लीनर रखिए और अपनी जीभ को साफ कीजिए। और तीसरी चीज, आप किसी माउथ वॉश को यूज कीजिए बढ़िया क्वालिटी के। इनफैक्ट जब हम पेनांग गए थे तो हमें एमवे का ही ग्लिस्टर माउथ वॉश मिला, जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, लेकिन अभी इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ है। तो आप किसी बढ़िया क्वालिटी का माउथ वॉश यूज कर सकते हैं, उससे आप गार्गल कीजिए। और फिर भी अपनी जेब में माउथ फ्रेशनर जरूर रखिए। स्वीट शॉट हमारे एमवे का बहुत बढ़िया स्वीट शॉट है, और जब भी आप किसी के घर में एंटर करते हैं उससे पहले अपने 2 शॉट मुंह में जरूर लगाइए। तीसरी चीज है डिओड्रेंट और परफ्यूम। इसका इस्तेमाल आप, डिओड्रेंट, परफ्यूम और टेल्कम पाउडर, इसका इस्तेमाल बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे यहाँ पे इंडिया के अंदर टेम्परेचर आपको पता है कि काफी हो जाता है। गर्मियों के दिनों में पसीना आ जाता है, पसीने से हमारे शरीर में से बदबू आनी शुरू हो जाती है। और कुछ लोगों को देखा गया है कि अंडर आर्म्स में पसीना बहुत ज्यादा आता है, और वो पसीना कई बार उनकी शर्ट से झलकना शुरू हो जाता है, जो बहुत ही ज्यादा एक ऑड लुक देता है आपको। तो आपको अगर पता है कि आपका शरीर इस टाइप का है कि आपके अंडर आर्म्स में बहुत ज्यादा पसीना आता है,
तो सिर्फ डिओडोरेंट ही काम नहीं करेगा। आप जो अंडर गारमेंट जो आपकी बनियान है वो भी फुल बाजू की पहनिए, ताकि आपका जो पसीना है वो शर्ट तक ना पहुंच सके और बनियान तक ही सूख जाए। और दूसरी बात, आपको दूसरे लोगों से ज्यादा डिओड्रेंट यूज करना चाहिए, और इनफैक्ट आपको ज्यादा यूज करना चाहिए, पीवी भी बनते हैं। खैर, उसके बाद आप जब ड्रेसअप होते हैं तो परफ्यूम जरूर यूज कीजिए। कोई जरूरी नहीं है कि लेडीज ने ही बढ़िया ड्रेसअप होना है, लेडीज तो हमारे यहाँ बढ़िया ड्रेसअप होती ही हैं। हमें जेंट्स को भी बढ़िया ड्रेसअप होना है। जेंट्स को भी कुछ टाइम अपने ड्रेसिंग टेबल के सामने लगाना चाहिए, अपने आप को देखने में लगाना चाहिए, अपने को आपको खूबसूरत दिखने में लगाना चाहिए। एंड सर्टेनली बड़ी माइनर चीज है नेल्स कटिंग। अपने नेल को नाइसली कट करके रखिए। अगर लेडीज हैं, आपने नेल्स को बढ़ा रखा है तो उसमें आप उसको अच्छी तरीके से शेप दे के रखिए नेल्स को। और अगर नेल पॉलिश, ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि आधी लगी हुई है आधी नहीं। आप नेल पॉलिश लगी हुई है तो पूरी अच्छी तरीके से लगी हुई है, नहीं लगी हुई तो नहीं लगी हुई। ये कुछ चीजें थी जो मैं पर्सनल हाइजीन में आपको बताना चाहता था और ड्रेस कोड में बताना चाहता था। आपको क्या लगता है, अगर इन चीजों का आपको फायदा होगा? यस, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। यू आर वेरी राइट। इन छोटी छोटी चीजों अगर आपने आज नोट की हैं यहाँ पे, या आप सुन रहे हैं मुझे, तो अगर इनको आप इंप्लीमेंट करोगे तो सर्टेनली आप अपने सक्सेस रेट को इस बिजनेस में बढ़ा सकते हो, आप अपनी ज्वाइनिंग रेट को बढ़ा सकते हो। तो ये चीजें आपको हरदम ध्यान देना है, चाहे वन ऑन वन है, चाहे कॉन्टेक्टिंग इन्वाइटिंग है, चाहे होम मीटिंग है, और चाहे ओपन मीटिंग्स है। चो लेट अस कम टू द होम मीटिंग अगेन। होम मीटिंग के अंदर जब हम जाते हैं किसी के यहाँ घर पे प्लान करने के लिए, तो वहां पे इतनी ज्यादा चेयर्स नहीं रखी होनी चाहिए। जितने लोगों को आपने इनवाइट किया है उससे 2-4 चेयर्स कम ही होनी चाहिए। अगर लोग ज्यादा आ जाएंगी तो और चेयर्स आप रख लोगे, लेकिन अगर लोग कम आएंगे और चेयर्स ज्यादा पड़ी हैं तो वो एक गलत इंप्रेशन देता है आपके प्रोस्पेक्ट्स को। दूसरी बात, आप कभी भी बोर्ड का मुंह उस तरफ मत रखिए जहां पे मतलब बोर्ड को उस तरफ मत रखिए जहां पे आपका एंट्रिंग डोर है। बोर्ड को आप उस तरफ रखिए जहां पे आप लोग अपने आप आके वहां पे बैठते रहेंगे। अगर एंट्रिंग डोर की तरफ आपकी पीठ होगी, आप बोर्ड रख के प्लान दिखा रहे हो, तो जब भी कोई लोग एंटर करेंगे दूसरे लोगों को वो डिस्टर्ब करेंगे। वहां पे एक चीज का और ध्यान देना है होम मीटिंग के समय, कि आपके जितने भी लैंडलाइन फोन है उनको आप हैंग अप कर दीजिए। आप इवन चाहें तो अपनी जो कॉल बेल है आपकी बाहर लगी हुई, डोर बेल जो है उसको भी ऑफ कर दीजिए ताकि वो भी डिस्टर्ब ना करे। और आपके अगर पेट्स रखे हुए हैं, चाहे डॉग है या कैट है, तो उसको आप बांध के रखिए। आप अपने बच्चों को अलग कमरे के अंदर जगह दीजिए खेलने के लिए, जहां से आवाज ना आए आपके कमरे तक। और ये कुछ ग्राउंड रूल्स को पहले से फिक्स कीजिए कि यहाँ पे कोई मोबाइल नहीं बजना चाहिए। इन चीजों का ध्यान रखोगे, आपकी होम मीटिंग बहुत बढ़िया होगी। होम मीटिंग में भी आप प्रोडक्ट की डेमोन्स्ट्रेशन कीजिए, आपकी वाइफ भी आपकी हेल्प करेंगी होम मीटिंग के अंदर, और होम मीटिंग्स के अंदर रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। वहां भी आप लिटरेचर दीजिए। वहां भी जो चाय का प्रबंध है या पानी का प्रबंध है वो आप पहले कर सकते हैं या बाद में कर सकते हैं। अक्सर हम लोग उसको बाद में करते हैं ताकि वहां पे थोड़ा टाइम आपको इंटरेक्शन के लिए भी मिल जाता है। आपको पता लग जाता है कि कौन सा इंसान एक्साइटेड है, कौन बढ़िया तरीके से बिजनेस को बिल्ड कर सकता है। इनफैक्ट वहीं से फॉलोअप का स्टेप भी स्टार्ट हो जाता है। अब आता है तीसरा स्टेप, ओपन मीटिंग्स। ओपन मीटिंग्स में सक्सेस रेट बहुत बढ़िया है। ओपन मीटिंग्स में भी वहां पे सभी एलओसीज आती हैं, वहां पे बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन मिलती है आपको दूसरे लोगों को देखकर। वहां पे आप बहुत सारे लोगों के साथ रिलेट कर सकते हैं। वहां पे आप अपने प्रोस्पेक्ट्स को लेके जाके लोगों के साथ रिलेट करा सकते हैं। वहां पे आप अपने प्रोस्पेक्ट्स को अपलाइन से मिलवा सकते हैं, अपनी क्रॉस लाइन से मिलवा सकते हैं। और वहां पे मोटिवेशन बहुत ज्यादा मिलती है क्योंकि क्राउड बहुत ज्यादा होती है। और वहां पे भी आपको इन्हीं ड्रेस कोड वगैरह का, पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखना है। और वहां पे भी आप ओपन मीटिंग के बाद जरूर कोशिश कीजिए कि अपने प्रोस्पेक्ट को अपने लीडर से मिलवा सकें या अपने स्पीकर से भी मिलवा सकें। और जाते समय उनको लिटरेचर वगैरह जरूर दीजिए। और इमीडिएटली आप सेकेंड मीटिंग फिक्स कीजिए जहां पे आपको उनको फॉलो अप करना है। फोर्थ बेसिक इज फॉलोअप। फॉलोअप जो है, फॉलोअप का टाइम जो है वो 24 से 48 आवर्स के बीच में होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि उस टाइम तक उनकी यादें ताजे हैं, उन्होंने प्लान को देख रखा है, तो उनके ऑब्जेक्शंस कम होंगे। उन्होंने हो सकता है कि अभी तक ज्यादा लोगों से बात ना की हो सकता है किसी से भी बात ना की हो, और उस टाइम तक उन्होंने जो आपने उनको लिटरेचर दिया था उसको पढ़ लिया हो और उसकी सीडी को सुन लिया हो। तो आप उसी टाइम फ्रेम के अंदर उनके साथ अपॉइंटमेंट फिक्स कीजिए। और जब आप फॉलोअप की तरफ जाइए,
फॉलो अप करने के लिए जाइए, तो उस टाइम पे भी कोशिश कीजिए कि आप हस्बैंड वाइफ इकट्ठे हों। क्यों? क्योंकि उसके कारण मैं आपको पहले बता रखा हूं। और फॉलो अप के टाइम में आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, जिसका कि मैं यहां पे बताना चाहूंगा। उसमें सबसे पहली बात तो यह है कि आपको एक अच्छा लिसनर बन के जाना पड़ेगा। वहां पे आप जाएं तो आपकी बॉडी लैंग्वेज भी दिखाती हो कि आई एम अ गुड लिसनर। मतलब क्या? कि जब कोई इंसान बोल रहा है तो आप थोड़ा सा सामने झुक के बैठेंगे और ये इंप्रेशन देंगे कि मैं आपको सुनना पसंद कर रहा हूं, मैं आपको सुनना चाहता हूं। आप अपनी हथेली को गालों पे रख सकते हैं, आप अपनी उंगली को, फिंगर को गालों पे रख सकते हैं, ये शो करने के लिए कि आई एम अ गुड लिसनर। तो आपकी बॉडी लैंग्वेज ये दिखाती हो कि मैं एक अच्छा सुनने वाला इंसान हूं, मैं आपको समझना चाहता हूं, मैं आपको सुनना चाहता हूं। दूसरी बात, जब भी आप फॉलो अप करना जाते हैं तो आप उनके साथ हर बात के लिए सहमत होइए पहले। जब तक आप एग्रीमेंट में उनके साथ नहीं होगे तो वहां पे एक डिबेट हो सकती है, और वो जो डिबेट है वो आपको आपके मकसद तक लेके जाने में आपकी रुकावट बन सकती है। इसलिए आप वहां पे जब जाएं तो ध्यान दीजिए कि आप सिर को कुछ हाँ की तरफ ज्यादा हिलाएं, ऊपर नीचे हिलाएं, हर बात के साथ उनके साथ एग्री करें, और छोटे छोटे शब्द कुछ ऐसे बोलें जो उनको ज्यादा उकसाएं, जो उनको उनकी बात को बताने के लिए उत्साहित करें। जैसे कि समझ लीजिए कि हमने वहां पे बात शुरू की और वो कुछ बोल रहे हैं, तो आप बीच में कुछ वर्ड्स को ऐड कीजिए, जैसे कि अच्छा, ओहो, फिर क्या हुआ, सच। जब आप ये छोटे छोटे शब्द बोलते हैं तो वो अपनी बात को आप उनको मतलब आप ब्रिज दे रहे हैं, एक एक पुल दे रहे हैं ताकि वो अपनी बात को कंटिन्यू रख सके। इससे दूसरी बात ये भी होती है कि वो इंसान आपके साथ घुल मिल रहा है, वो अपने दिल की बात आपके साथ कर रहा है। और आपने जब वहां पे जाना है तो अपनी आई का कांटेक्ट उसके साथ सदा बना के रखना है, और अपनी आईज की मूवमेंट की तरफ थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि हमारी जो आंखें हैं ये बोलती हैं। आपने सुना होगा इस बात को कि ये आंखों के जरिए हम बहुत कुछ बोल जाते हैं। इनफैक्ट मैंने कहीं पढ़ा कि हम आंखों के माध्यम से 87% बातें करते हैं। 87% हम आंखों के माध्यम से बात करते हैं, 9% हम कानों के माध्यम से बात करते हैं, और 4% हम अन्य इंद्रियों के माध्यम से बात करते हैं। तो देखिए, अब आप समझने वाली बात है कि हम आंखों के माध्यम से कितनी बात कर जाते हैं। सो आपकी आंखों की मूवमेंट पे मैं थोड़ी सी बात करना चाहूंगा। एक तो आप जब किसी से आंख चुराने लगते हैं तो वो गलत संकेत जाता है। वो ऐसा लगता है जैसे कि आप किसी झूठ को छुपाना चाहते हैं, जैसे कि आप झूठे हैं, जैसे कि आप झूठ बोल रहे हैं। वो इंसान आपके साथ रिलेट नहीं करना चाहेगा। जितना ज्यादा आप उनके साथ आई कांटेक्ट कर सकते हैं उतना ही बढ़िया है। दूसरी बात, आइस को आप जल्दी जल्दी इधर उधर को ना घुमाएं। आइस के अंदर जो वो गोला है उसको आप जल्दी जल्दी अगर कोने में लेकर जाते हैं, बीच में लेकर आते हैं, तो वो भी एक चतुर चालाक इंसान का संकेत देता है। सामने वाला इंसान आपको ये समझ सकता है कि ये शायद ओवर क्लेवर है, इसलिए आप ये संकेत भी नहीं देंगे। तीसरी बात, जब आप किसी के यहाँ जाते हैं फॉलो अप करने के लिए, वो इंसान जिस तरीके से बैठा है आप कोशिश कीजिए कि उसको मिररिंग करने की, आप भी उसी तरीके से बैठिए। और इसको एक बड़े ही सशक्त तरीके से आपको करना पड़ेगा, कहीं उसको इस बात का बुरा भी ना लगे कि जो वो कर रहा है वही आप कर रहे हैं। समझ लीजिए कि उसने लात पे लात रख के बैठा है, तो आप भी कोशिश कीजिए कि आप लात पे लात रख के बैठे। समझ लीजिए कि उन्होंने हाथ बांध रखे हैं, आप भी कोशिश कीजिए हाथ बांध के बैठे। क्यों? इससे आप ये मैसेज दे रहे हैं कि मैं भी आप जैसा हूं। इससे आपका तालमेल बहुत ज्यादा बढ़िया बन रहा है उनसे। कहते हैं मंकी सी मंकी डू। ये आदत आपको बनानी पड़ेगी जब आप किसी का फॉलो अप करने जाते हैं। और वंस अगेन, जब आप फॉलो अप करना चाहते हैं तो आप अपनी वॉइस क्वालिटी का ध्यान रखिए, क्लैरिटी होनी चाहिए। पिच ऑफ द वॉइस का ध्यान रखिए, ज्यादा ऊंचा या नीचा नहीं होना चाहिए। पेस ऑफ योर वॉइस का ध्यान रखिए, वो ज्यादा नीची या ज्यादा तेज नहीं आपने बोलना है। जब आप ज्यादा तेज तेज बोलते हैं तो ऐसा लगता है जैसा आप किसी को प्रेशराइज कर रहे हैं, है ना। इन बातों का ध्यान रखने से आपका फॉलो अप बहुत बढ़िया हो सकता है। और यहां पे आप एक और ध्यान दीजिए कि जब भी आप प्लान दिखा रहे थे या फिर आप फॉलो अप पर हैं, तो आप अपने इंथुजियाज्म को थोड़ा बना के रखिए, अपने जोश को बना के रखिए। क्योंकि इनफैक्ट प्रोडक्ट बिलीफ इज एसेंशियल, प्रोडक्ट नॉलेज इज इंपॉर्टेंट,
बट आई थिंक नॉट एज इंपॉर्टेंट एज enthusiasm, है ना. योर पावर टू कम्युनिकेट योर enthusiasm, नॉट योर नॉलेज, इज द की टू योर सक्सेस. तो आप किस तरीके से अपने enthusiasm को कम्युनिकेट कर पाते हैं, यही आपके सक्सेस का की है. तो enthusiasm का यह भी मतलब नहीं है कि आप जोश में आके बहुत ऊंची ऊंची बातें करें, लेकिन आपकी बातों से यह झलकना चाहिए कि मैं जो काम कर रहा हूं उसके बारे में मैं खुद एक्साइटेड हूं, उसके बारे में पैशनेट हूं, उसके बारे में मैं नॉलेजेबल हूं, और मैं आपको अच्छी तरीके से उस काम के बारे में लीड कर सकता हूं, एक अच्छी डायरेक्शन दे सकता हूं. और यही इंसान वो सुनना चाहता है. अब आप अपनी बॉडी लैंग्वेज की तरफ तो ध्यान दे ही रहे हैं, लेकिन आप उस इंसान की बॉडी लैंग्वेज की तरफ भी ध्यान देंगे जिसकी कि आप प्रोस्पेक्टिंग करने गए हैं, जिसका आप फॉलो अप करने गए हैं, तो आपको बहुत फायदा होगा. देखिए, पॉजिटिव साइंस या पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज प्रोस्पेक्ट की क्या है. अगर उस इंसान ने जिससे आप बात कर रहे हो, उसने सिर को थोड़ा सा हल्का सा टेढ़ा कर रखा है, झुका रखा है एक तरफ, तो वो पॉजिटिव साइन है. इसका मतलब यह है कि वो आपकी बातों को ध्यान से सुन रहा है. उसने गाल पे या अपनी कनपट्टी पर अगर उंगली रखी हुई है, तो यह भी एक पॉजिटिव साइन है. यह भी एक बॉडी लैंग्वेज ये है, ये दर्शाती है कि आपका प्रोस्पेक्ट पॉजिटिव है. अगर आपके प्रोस्पेक्ट ने कोई पेन, पेंसिल या चश्मे की नोक को मुंह में लेकर चूसना शुरू कर दिया, तो इसका मतलब यह है कि आपका प्रोस्पेक्ट आपकी बातों को एनालाइज कर रहा है. वो भी पॉजिटिव साइन है आपके लिए. अगर आपका कोई प्रोस्पेक्ट सामने झुक के बैठा हुआ है, सामने झुका हुआ है, वो भी एक पॉजिटिव साइन है. इसका मतलब यह है कि वो इंसान आपकी बातों को बहुत ही ध्यान से सुन रहा है और आपके प्रति पॉजिटिव है वो. लेकिन अगर वो सामने झुक के बैठा हुआ है और अपनी हथेलियों को उसने अपने घुटनों पे रखा हुआ है, तो यहां पे थोड़ा गड़बड़ है. हो सकता है कि ये साइन ये बता रहा हो कि वो थोड़ा जल्दी में है, वो वहां से जाना चाहता है. लेकिन अब मैं आपको थोड़ी नेगेटिव साइंस की भी बात करूंगा, जिससे आपको पता लगेगा कि आपके प्रोस्पेक्ट की बॉडी लैंग्वेज थोड़ी नेगेटिव है. वो कैसे? अगर उसने सिर के पीछे दोनों हाथों को करके लात पे लात रख के बैठा है. दोनों हाथों को हम लोग अक्सर करते हैं ना, सिर के पीछे कर लिया और हाथ के लात के ऊपर लात रख के कुर्सी को भी ऐसे पीछे पीछे लेकर जा रहा है, तो वो एक साइन होता है. मतलब वो इंसान ये कहना चाहता है, मुझे क्या बताओगे यार, मुझे तो सब पता है. दूसरी बात, अगर वो इंसान बार बार बाहर की तरफ देख रहा है, दरवाजे की तरफ देख रहा है, तो वो शायद वो आपको इग्नोर कर रहा है और वो आपकी बातों की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है. तीसरा साइन, तीसरी बॉडी लैंग्वेज, अगर वो बार बार आप अपने मोबाइल की तरफ देखता है, मोबाइल को निकाल लेता है, डाल लेता है, कोई एसएमएस खोल लेता है, तो वो भी वो साइन दे रहा है कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड. और चौथी बात, अगर वो अपनी घड़ी को बार बार देख रहा है, तो वो भी एक साइन होता है कि ही इज नॉट शोइंग एनी इंटरेस्ट इन योर टॉक. एक और चीज, अगर वो अपने कॉलर को खींच रहा है, देखिए इस प्रकार से ना, अगर वो कॉलर को खींच रहा है अपने, तो वो एक बॉडी लैंग्वेज ये बताती है कि वो इंसान गुस्से में है, आपसे कुछ पूछना चाहता है, आपसे वो आपको इंटरप्ट करके कुछ आपसे बात करना चाहता है. तो वहां पे आप थोड़ा रुकिए और उनसे पूछ सकते हैं कि मुझे लगता है कि आप कुछ पूछना चाहते हैं. तो वहां पे बातचीत का जरिया और बढ़िया हो सकता है. अगर अब ये देखिए, ये तो आपको मैंने बॉडी लैंग्वेज की बात की कि आपके प्रोस्पेक्ट की कैसे हो सकती है, जो आपको हेल्प करेगी जॉइनिंग रेट को बढ़ाने में. अब मैं आपको आगे बताना चाहूंगा कि जब हम किसी से बात कर रहे हैं, तो आपके हाथों का एक्शन किस प्रकार का होना चाहिए. आपके हाथों का एक्शन इस प्रकार से होना चाहिए कि आपकी हथेली ऊपर की तरफ होनी चाहिए जब आप किसी से बात कर रहे हो. अगर आपकी हथेली नीचे की तरफ है या आप उंगली से इशारा कर रहे हो, तो उससे ये आप सूचना दे रहे हो कि आपकी पर्सनालिटी जो डोमिनेटिंग है, आप उसको प्रेशराइज कर रहे हो. अगर आपने हाथ सीधा रखा हुआ है, तो आप उसको ये सूचना दे रहे हो कि मैं सर्वर किस्म का इंसान हूं, आपको सर्व करके आगे बढ़ाना चाहता हूं. तो ये कुछ चीजें हैं, टाइम की कमी के कारण मैं सब चीजों को डिटेल में नहीं बता पाऊंगा, जो आपको फॉलो अप के लिए बहुत ज्यादा आपकी हेल्प कर सकती हैं, जो आपको इस बिजनेस को बढ़ाने के लिए भी बहुत हेल्प कर सकती हैं और आपका सक्सेस रेट बढ़ा सकती हैं. हैंडलिंग ऑब्जेक्शंस में मैं जरूर कहना चाहूंगा कि वही ऑब्जेक्शंस होते हैं जो बार बार आपकी तरफ आते हैं, हमारे पास टाइम नहीं है, प्रोडक्ट्स बड़े महंगे हैं. लेकिन अगर इन चीजों का आंसर आप अपने अपलाइन से लेकर इसकी प्रैक्टिस कर लें, तो नेचुरली आपका जो फॉलो अप है बहुत बढ़िया हो सकता है और आपकी ज्वाइनिंग रेट बढ़ सकता है. जो मैंने बातें बताई कि सर्टेनली आपको हेल्प करेंगी इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए. आप एक्साइटेड हैं इस बिजनेस के लिए, आपको लगा कि सब बातें सिंपल हैं, आप इसे कर सकते हैं. सर्टेनली यू ऑल कैन डू इट. गो डायमंड. थैंक यू सो मच.